ठीक है, 7:15 हो गया। सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा, 7 बजे की जगह 7:15 में हो रहा है। कुछ काम आ गया था, और सुबह भी एक सेशन था, और मेरे जो प्रॉब्लम्स में जो लोग अपीयर कर रहे हैं उनकी भी रिवीजन की सेशन हो रही है। तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन सॉरी भी है इसके लिए, और आप लोग को थैंक यू भी है कि इतने लोग आप लोग आए हैं। उसके लिए सही में आप लोग को सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, है ना। और आवाज नहीं आ रही है? महेश, अपना वॉइस ठीक से सेट करना बेटा। एग्जिट करके फिर से एक बार एंट्री लो। बाकी लोग सबको दिख रहा है आवाज, सुनाई दे रही है आवाज? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है महेश, आवाज सही है, मेरे मेरे तरफ से सही है बेटा। तुम अपनी चेक करो, है ना। हाँ तो देखो, यूपीएससी की तैयारी आप लोग सब कुछ शुरू कर रहे हैं, तो कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जो आप सभी में होना चाहिए कि तैयारी कैसे करते हैं। साथ ही साथ मेरे जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उसको भी मैं देखूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या गलती आप कर सकते हैं। उसके बेसिस पे एक तरह से ये ना, ये एक निचोड़ है कि क्या तैयारी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, और कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना होता है, वो तो लगभग लगभग आप सभी को पता ही है ना। बेसिक रीडिंग सबको पता होता है। थोड़ा एडवांस लेवल की भी कुछ कुछ रीडिंग होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और क्या क्या करना चाहिए कि मतलब लक बेसिस पे ना आप एलिमिनेट नहीं होंगे। मेहनत कैसे करना है, राइट डायरेक्शन में करना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का आजकल बहुत ज्यादा नाटक चला हुआ है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है, बस मेहनत सही दिशा में करना होता है। उसी को बहुत लोग स्मार्ट वर्क बोल देता है, बहुत लोग उसको स्ट्रेटेजिस्ट नाम का भी दे देता है संज्ञा, है ना। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक सेकंड, क्या बोल रहा हूँ? क्या सर आपके सेशन के बाद मैं आईएएस बन जाऊंगा? ये बहुत ही मूर्ख वाला सवाल है ना। सेशन के बाद तुमको ये पता चल जाएगा कि तैयारी कैसे करना है ना। इस सेशन के बाद कैसे तुम आईएएस बन जाओगे? मूर्ख जैसा बात कर रहे हो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आ, तो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ना, उसको ना सही से प्लानिंग करना पड़ता है ना। तो अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ सिविल सर्विसेज देना है, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको मैं बताऊंगा, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करता है, वो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ कुछ जरूरी चीजें होती है, अगर वो चीज आप नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि प्लीज अभी आने वाले 40-45 मिनट चुपचाप से बैठो, है ना। क्वेश्चन एंड आंसर का भी सेशन होगा, क्यूएनए सेशन जिसको बोलते होगा वो, है ना। तब तक बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े सवाल लेते रहूंगा। और ये गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून मत करना बंद करो, है ना। जरूरी नहीं है उसका। हाँ सबको थैंक यू। थैंक यू मैं लिख चुका है, ठीक है। तो इस सेशन के बाद ना, अगर तुम तैयारी खुद से भी कर रहे हो तो तुमको ना बेटा एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आखिर कैसे तैयारी करना है, और तुम सही दिशा में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले इस चीज का हम लोग बात करते हैं कि क्यों सिर्फ 0.02% लोग ही सेलेक्ट होते हैं, है ना। तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मैक्रो लेवल के फैक्टर हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको आप करेक्ट चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सीट्स कम है, 1,000 सीट के बदले 7 लाख लोग फाइट करते हैं, है ना। दूसरा, कंपटीशन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस जो है ना सबके हाथ में है। तो सबको ना कोई चीज अब ऐसा सीक्रेट चीज नहीं रह गया है जो पहले दिल्ली तक ही सीमित रहता था, या फिर जो भी तैयारी के जो सेंटर होते थे वहीं तक वो लिमिटेड होता था। वो चीज ना अब खुल के बाहर भी आ गया है, इंटरनेट पे आ चुका है, तो सब कुछ अवेलेबल है सबके लिए। साथ ही साथ लक फैक्टर होता है। ये लक फैक्टर जो है ना, अरे यार मैं बोला ना मैंने कि सुन लो यार, 40-45 मिनट सुन लो, उसके बाद मैं सबका डाउट लूंगा, सबका डाउट लूंगा मैं, है ना। एक बार ध्यान से यहाँ सुन तो लो। और जिसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो प्लीज वो सेशन छोड़ के जा सकता है ना। हाँ, ये उनके लिए है जो मेहनत से अपने चीज को अचीव करने के लिए आए हैं। जो बहुत तेज हैं, जिनको लगता है कि उनको ये सेशन की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि ऐसे ही मेरे पास लिमिटेड स्पेस है। 98 लोग ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को। एक मेरा टैब से मैं ज्वाइन किया हूँ, एक मेरे लैपटॉप से, तो 2 सेशन 98 ऐसे ही है। अगर तुम यहाँ पर हो ना, तो इसका मतलब है कि कोई और नहीं है। देखो मेरे पास कॉल्स भी आ रहा है, ठीक है। इस चीज की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और फालतू फालतू के सवाल मत डालो, ठीक है। इसीलिए फ्री का सेशन लेना ही नहीं चाहिए, पेड सेशन लेना चाहिए हमेशा। चलो ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम ना कोचिंग इंडस्ट्री के लक फैक्टर के बाबू बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये अपने हाथ में है ही नहीं, है ना। तो ये ना तुम्हारा मैक्रो लेवल का फैक्टर होता है जो
तुम्हारे कंट्रोल के बाहर होता है। तुम्हारे हाथ में जो फैक्टर है ना, वो चीज तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि माइक्रो लेवल पे तुम्हारे जो एनसीईआरटी है, जो वो तुम खुद से भी पढ़ रहे हो कि उसको यूट्यूब से पढ़ रहे हो। अगर मामूली एक एनसीईआरटी तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई दिक्कत है। तो पहले अपना इंग्लिश ठीक करो, अपने फंडामेंटल्स को सही करो, है ना। उसके बाद तुमको बेसिक पांच जो होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, ये तुम प्रीलिम्स के लिए अगर तुम तैयार किए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को ना मैंने एक साथ रखा है, ठीक है। बहुत लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अलग अलग बताते हैं, जबकि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट लगभग एक ही चीज का पार्ट है, ठीक है। सी साइड की तुमने इनफ प्रैक्टिस की है कि नहीं की, कि तुम 20 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज बना ले जाओ, या 15 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग से बना दो, है ना। प्रीलिम्स के पहले अगर 80% तुम्हारा मेंस का पोर्शन कंप्लीट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से, मतलब उस साल तुम्हारा चांस हाईली है कि तुम वो चीज क्लियर कर सकते हो। ऑप्शनल में अगर 70% है तुम्हारा प्रीलिम्स के पहले, तो भी तुम्हारा चांस है कि तुम क्लियर कर जाओगे, है ना। तो इन सबको चीज को करते हुए अगर तुम मैक्रो लेवल को सेट करते हो ना, तो लक तुम्हारा साथ दे या ना साल, तो तुम्हारा सक्सेस जो होगा ना यूपीएससी में पक्का होगा, ठीक है। अब आते हैं डिमांड ऑफ यूपीएससी की, यूपीएससी को आखिर कैसे बच्चे चाहिए, ठीक है। क्या है डिमांड यूपीएससी का, तो बाबू देखो यहाँ पर समझो कि इंटेलेक्चुअल, उसको ना यूपीएससी के सिलेबस में ये दो चीज साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब एक समझ में मान को ना, तो उनको ना एक एडुकेटेड पर्सन चाहिए, जो अपने वर्थ को ना लगातार इंक्रीज कर रहा है अपने वैल्यू एडिशन से राउंड द ईयर, ठीक है। इसीलिए प्रोसेस जो पूरा जो है वो एक साल का है। मान के चलो कि एक साल तुम्हारी तैयारी होगी, और एक साल यूपीएससी का भी जो प्रोसेस होगा उसमें भी तुम बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। जैसे कि प्रीलिम्स तुम्हारा क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, तो मेंस का तुम कंटेंट बिल्ड करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। फिर मेंस के उस कंटेंट पे भरोसा हो जाएगा, तुम्हारा इंटरव्यू आ जाता है, इंटरव्यू कॉल आ जाता है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसको ना यूपीएससी देखो साफ साफ मेंशन तो कहीं नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करता है ना, उससे यही चीज होता है कि अगर तुम 3 महीना पढ़ के सोचोगे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, 3 महीना पढ़ के सोचोगे कि मेरा एनसीईआरटी ये मेंस क्लियर हो जाएगा, तो बाबू उस वक्त कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उस वक्त कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 3 महीना में ना वो चीज ना सब कोई करता है। जैसे कि प्रीलिम्स की जो कंपाइलेशन आती है वो सब कोई पढ़ते हैं, है ना। उस टाइम में ना कोई लास्ट के जो 3 महीना होता है उसमें, मतलब तुम सोचोगे कि मैं ये चीज पढ़ लूंगा, मैं सारा चीज पढ़ लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है बहुत। और जो कहते हैं ना वो झूठ बोलते हैं, या तो झूठ बोलते हैं या फिर बहुत तेज होते हैं, है ना। तो 3 महीना में करके चीज, कोई भी चीज को, या 3 महीना प्रीलिम्स करो या 3 महीना मेंस करो, उसमें तुम्हारे एडिश वैल्यू एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 महीना में अगर यूपीएससी क्लियर करना होता ना, तो हर दूसरा लड़का ना यूपीएससी क्लियर कर लेता, ठीक है। इतना आसान नहीं है, ठीक है। प्रोसेस को सिंपल रखो तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। देखो अब यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है, ठीक है, ये सबसे, यही जो चीज है ना, वो यूपीएससी को बाकी फील्ड से अलग कर देता है। ऐसा नहीं, करंट अफेयर बाकी जगह नहीं आता है, जीएस बाकी जगह बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी ना, समझो तुम पहले, यूपीएससी को ना प्रीलिम्स के लिए साल भर में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। मेंस के लिए उसको साल भर में ना 70 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो तुम्हारे माइंडसेट के साथ हर स्टेज में खेलेगा। अब माइंडसेट के साथ हर स्टेज में कैसे खेलेगा, मान लो कि जैसे बाबू प्रीलिम्स है ना, तो हर 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन के बाद ना एक 2 3 सवाल ना वो ऐसा पुट करेगा ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। ऐसा हर साल करता है वो लोग, है ना। और जिस साल इस कैटेगरी के क्वेश्चन को बढ़ा देता है ना, उस साल पेपर टफ हो जाता है और कट ऑफ गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर टफ हो रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना। दूसरी बात देखो कि मेंस के स्टेज में तुम कितना भी पढ़ के जाओगे ना, तो 13 से 15 सवाल ही होगा ना ऐसा जो तुम बना पाओगे। बाकी जो 5 7 से 5 सवाल जो होता है ना, इसको ना तुमको ऑन स्पॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर वहीं पर बनाना पड़ेगा। और ये तभी बना पाओगे ना तुम, जब तक तुमने ठीक ठाक प्रैक्टिस नहीं किया है, जीएस के बाकी पेपर्स तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक तुम ऑन स्पॉट आंसर नहीं बना सकते हो। नहीं तो फिर वही होगा, कुछ भी रैंडम लिख के चले आओगे, और फिर जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो बाहर फेंका जाओगे, है ना। और एक चीज और बता रहा हूँ बाबू, प्री मेंस और इंटरव्यू में ना, ये सबसे टफ स्टेज है, लेकिन ये जो है ना बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है। क्योंकि प्रिडिक्टेबल है कि क्या सवाल आ सकता है, क्या थीम आ सकता है ना। इसीलिए ये टफ हो जाता है, क्योंकि लेवल लेवल सब कुछ सबको ये पता है, ठीक है। प्रीलिम्स जो स्टेज है वहां पर तुम्हारा लक फैक्टर भी काम करता है ना। और इंटरव्यू तो खैर मान के चलो कि लगभग लगभग यहाँ पर ना 80% तुम्हारा लक फैक्टर होता है, कि तुम किस बोर्ड के सामने बैठ रहे हो, तुम क्या बोल देते हो, तुम्हारे जो आइडियोलॉजी है वो उस बोर्ड के आइडियोलॉजी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत हद तक ये सभी फैक्टर मैच करता है ना। वो हुआ। साथ ही साथ एक चीज यूपीएससी में रिसेंटली शुरू किया है, वो ना यूट्यूब को भी मॉनिटर कर रहा है, ताकि ना वो जो मास हिस्टेरिया है ना उसको तोड़े। जैसे नहीं आ जाता है यार, अब तुम खुद भी देखना, अभी चल रहा है ना तुम्हारा अप्रैल, तुम 15 से 20 दिन रुको, देखना यूट्यूब में वीडियो आना शुरू हो जाएगा कि बिना पढ़े 150 नंबर से ऊपर लाए ये। तो इस तरह का ना होता नहीं है, ठीक है। 3 महीना पढ़ के कोई यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, ना कभी किया है, ना कभी करेगा।
है ना। इतना तेज कोई नहीं होता है कि इतना वास्ट सिलेबस को 3 महीने में कवर कर जाए, है ना। तो तुम भी ये चीज समझो बाबू कि टॉपर कौन होते हैं, है ना। तो देखो, टॉपर वो होते हैं ना जो माइक्रो एस्पेक्ट में एकदम परफेक्ट होते हैं। माइक्रो एस्पेक्ट कौन सी होगी? ये वाले फैक्टर जो हमने किया है, ठीक है। दूसरा देखो, वो डिमांड ऑफ यूपीएससी फुलफिल करता है। डिमांड ऑफ यूपीएससी क्या है वो हमने अभी डिस्कस किया है ना। साथ ही साथ ना उनको ना कॉस्मोस सपोर्ट करता है मैक्रो लेवल पे। देखो, तुम भले कितने बड़े इथिस्ट हो, चाहे कितने बड़े एग्नोस्टिक हो, अल्टीमेटली तुमको ये चीज मानना पड़ेगा कि कॉस्मोस का साथ तुमको मिलेगा ना, तभी तुम्हारा परफॉर्मेंस एक हद तक बढ़ जाता है। ये भी नहीं होगा कि तुम्हारा मतलब कॉस्मोस तुमको साथ देगा, तुमको 20 नंबर से 100 नंबर पे ले जाएगा। लेकिन कॉस्मोस तुम्हारा साथ देके ना तुमको 80 नंबर से ना 100 नंबर पे ले जा सकता है ना। जैसे एग्जांपल मान लो कि जैसे दिल्ली में जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है ना। किसी एक इंटेलिजेंट लड़के को ऐसा सीट अलॉट हो गया है जहां पर पंखा ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और कहीं दूसरे इंटेलिजेंट लड़के को, मैं फिर बता रहा हूँ इंटेलिजेंट या फिर जो मेहनती लड़का है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको ऐसा सीट मिल गया है जहां पर हवा बहुत मस्ती चल रहा है, एकदम हवा चल रहा है, उसको ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा, है ना। तो ऑब्वियस बात है उसका परफॉर्मेंस जो है 5 से 10 नंबर का बढ़ जाएगा, है ना। तो ये मैक्रो वाला जो लेवल होता है ना बाबू, इसी को लक फैक्टर बोलते हैं, समझे। ऐसा नहीं होता है कि लक एक ऐसा जादू का छड़ी है जो तुमको पकड़ाया और तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो गया। लक कभी भी तुमको 20 से ना 100 पे नहीं ले जाएगा। हाँ, लक तुमको 80 से 100 पे ले जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, लक फैक्टर 20 से 30% रोल प्ले करता है, लेकिन वो 20 से 30% ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे मान लो कि कटा बाबू अगर 85 जा रहा है और तुम 80 पे जाकर अटक गए हो, तो यही लक फैक्टर मान लो तुम्हारा 10 नंबर बढ़ा दिया, तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया। लेकिन यही अगर तुम 2 नंबर ही नहीं बढ़ा पाए, तो 3 नंबर से तुम चूक चूक गए, है ना, कट ऑफ को, तो ये तुम्हारा लक फैक्टर हो गया, तुम्हारा लक खराब था, है ना। ऐसा नहीं होता कि 80 वाला और 85 वाला में बहुत ज्यादा का नॉलेज का डिफरेंस होता है। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना। उस चीज को भी कंट्रोल करने का कुछ कुछ तरीका होता है ना। क्वेश्चन आ रहा है सर, लक फैक्टर को कैसे मजबूत करें? लक फैक्टर को देखो, अगर भगवान में विश्वास है तो पूजा पाठ करो, है ना। नहीं तो फिर एक खुद के भरोसे, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, है ना। तो हो सकता है सेट, है ना। चलो, अब आते हैं कि देखो बेटा टॉपर कैसे होता है। देखो ना, ये ना मैंने मार्क्स के, उनके जो मेंस मेंस की मार्क्स आई है ना, उसके बेसिस पे मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है कि टॉप 20 का पेपर, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 300 का, ठीक है। तो अगर तुमको बाबू टॉप 300 में आना है तो कुछ मत करो, चुपचाप से ना सिलेबस कंप्लीट कर लो पीवाईक्यू के साथ, है ना। तो 700 से ऊपर ना तुम्हारा ऑप्शनल में आ जाएगा, और ऑप्शनल क्या, ऑप्शनल मिला के 700 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ मत करना। प्रीलिम्स के बाद ना एक मेंस का ना ईयरली कॉम्पाइलेशन आता है, उसको पढ़ जाना तो 70 नंबर तुम्हारा आ जाएगा। इससे ना तुम्हारा 770 नंबर आ जाएगा। और इंटरव्यू में अगर तुम्हारा ठीक ठाक स्कोर आ जाता है ना, तो तुम्हारा 297 रैंक आ जाएगा, ठीक है। 297 तुम्हारा रैंक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर यही दो चीज को तुम फॉलो करते हो ना, तो टॉप 300 में तुम चले जाओगे। बेसिक है, एकदम बेसिक है, कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन पीवाईक्यू में ना क्वालिटी सीखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम उठे जा रहे हैं, अपना आंसर लिखे और खुश हो गए कि हाँ हाँ मेरा ऐसे तो सॉल्व हो जा रहा है ना। यूपीएससी के क्वेश्चन का मैं ब्यूटी में बताता हूँ, ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन ना तुमको भले इजी भी रहेगा ना, यूपीएससी का क्वेश्चन ना तुमको तो पता है कैसा दिखेगा, नया दिखेगा, हर हर क्वेश्चन तुमको न्यू दिखेगा। इसीलिए ना क्या होता है ना कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, तो तुम्हारा माइंडसेट ना दिमाग से खत्म होता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर तुम निकलोगे ना, तो तुमको पता चलेगा अरे यार पेपर तो बहुत ईजी था। सुनते हो ना, तुम हमेशा सुनते होगे कोई भी टॉपर लोग के साथ कि 4-5 क्वेश्चन का सिले मिस्टेक करके चलाया है वो लोग, है ना। तो ये चीज वो होता है, ठीक है। ये चीज समझो, है ना। अब टॉप 100 में कौन लोग जाते हैं? टॉप 100 में देखना वही लोग जाते हैं ना जो वैल्यू एडिशन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वेरियस सोर्सेज से। जो वैल्यू एडिशन करेगा वो टॉप 100 में जाएगा, ठीक है। टॉप 20 में थोड़ा इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर देना होगा और लक फैक्टर साथ आ जाएगा, तो टॉप 20 में पहुंच जाओगे, ठीक है। सर आप लक पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? लक पे बेटा मैं जोर इसलिए इतना दे रहा हूँ ना, क्योंकि लक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई ऐसा है क्या जो बोल सकता है कि उसका लक खराब था फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया है? ऐसा कोई नहीं होता है ना। मेहनत सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, है ना। 7 लाख लोगों में मान के चलो कि जो 7 लाख लोग हैं, मान के चलो कि उसमें करीब करीब 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जो जरूर मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन सिलेक्शन इसमें से सिर्फ 10,000 का होता है मीन्स लिखने के लिए, ठीक है। तो लक फैक्टर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लक के भरोसे बैठे रहो या फिर छोड़ दो सजा कि मेरा तो लक ही खराब है। ऐसे कैसे पता चल जाए कि लक खराब है कि लक अच्छा है ना। इसीलिए साथ ही साथ रोल ऑफ मेंटर्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कौन आपको एक इंसान चाहिए जो बताएगा आपको कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। मेंटर का काम यही होता है।
और कुछ काम नहीं होता मेंटर का, खास बताऊं तो। आप जो कर रहे हैं, साथ ही साथ मेंटर ये भी आपके लिए ना एक ऐसा स्टडी, सर आपका मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके मैं आईएएस बन जाऊंगा। देखो बेटा, गारंटी ना लाइफ में किसी चीज की नहीं होती है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई गारंटी बोल के कुछ कह रहा है ना, इसका मतलब है कि वो चोर है, ठीक है। वो फ्रॉड है, वो तुमको ठगने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी को ना वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। देखो, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक ही चीज की गारंटी, पता है क्या? तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक चीज की गारंटी पता है क्या? कि अगर तुमने मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन किया है ना, मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन किया है ना, उसके बाद ना तुमको फिर किसी ना मेंटर की जरूरत पड़ेगी ना किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, तुम्हारी तैयारी पक्की करवा दूंगा मैं। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन मैं गारंटी इस चीज की नहीं ले पाऊंगा कि तुमको आईएएस में बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। इस चीज की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, इस चीज की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। हाँ, तुम्हारा कंटेंट रिसेंटली बिल्ड करवा दूंगा मैं, तुम्हारी आंसर राइटिंग बेहतर प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, प्रीलिम्स में तुमको ट्रिक्स वगैरह सिखा दूंगा, है ना, जो तुम्हारे 15 से 20 नंबर बढ़वा देंगे मार्क्स तुम्हारे, है ना। लेकिन अल्टीमेटली बाबू, फिर बता दूंगा, 85 मार्क्स मानो कट ऑफ है, तो मैं तुमको ये करवा सकता हूँ कि मैं तुम्हें 70 से या 65 से तुम्हारा स्कोर में 85 तक ले जाऊंगा। लेकिन ये 65 को कैसे बिल्ड करना है उसकी भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको तुमको पढ़ना तो खुद से पड़ेगा ना। जैसे जो ऊपर मैंने बिग 5 बोला है, बिग 5 को अगर तुम कंप्लीट कर जाते हो ना, तो तुम्हारा 70 नंबर तो आ ही जाएगा आराम से, है ना। जो ट्रेडिशनल सोर्स है जो सब कोई फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ ट्रिक्स होता है जो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, और 15 से 20 नंबर तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 15 से 20 नंबर बढ़ाने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। यही पर्पस है मेरे मेंटरशिप का। खैर उसमें आएंगे, बात पे आएंगे, है ना। पहले ये देख लो। अच्छा, तैयारी करना जो जिसको चाहिए ना, उसको कैसा होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग को यही डिस्कस करना है। अगर तुम 10 घंटे डेली पढ़ सकते हो तो तुमको बिल्कुल तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तुम एक आर्डेंट रीडर हो, तुमको पढ़ने में मजा आता है, ठीक है, तुमको बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। साथ ही साथ तुम खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी मतलब यही हुआ कि तुम अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो तुमको इस हद तक प्रोडक्टिव रहना है ना कि तुम 8 घंटा पढ़ पा रहे हो। 8 घंटे की पढ़ाई करो, 2 घंटा देखो सब कोई वेस्ट हो जाता है, 2 10 में 100% एफिशिएंसी ना किसी का नहीं होता है, लेकिन 80% तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। तुम अगर प्लान बनाया हो कि जैसे आज हो गई तो मान लो कि अभी अप्रैल चल रहा है, तुमने अगर ये टारगेट बनाया है कि मई तक मेरे को हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लेना है, तो कंप्लीट करना चाहिए तुमको, है ना। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ठीक है। और क्या होता है, ये होता है। उसके बाद ना एक साइकिल में, मतलब कि करीब करीब एक साल ना तुमको हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाना होगा। हाइबरनेशन मतलब पता होगा, ठंड में क्या करते हैं जानवर लोग, सोने चले जाते हैं। एस्टिवेशन होता है गर्मी में जानवर लोग सोने चले जाते हैं, है ना। इससे वो लोग अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके प्रोसेस को स्लो कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के टर्म है ना। तो अब अगर तुमने एक साल ना खुद को ना दुनिया से काट लो, सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो होता है ना कि एक साल में आप सुन सोचोगे कि पार्टी शादी भी मैं अटेंड कर लूँ, एक साल में अ, किसी घर के फंक्शन को अटेंड करूँ, है ना, पार्टी शादी वही चीज हो गई। एक साल तुम सोचोगे कि मैं सिनेमा वगैरह भी बहुत बढ़िया से देख लूं, है ना। उस सब करते के साथ अगर तुम सोचोगे तैयारी करना, तो भाई वो ना तुमको 3 साल लग जाएगा फिर तैयारी करने में। सब कुछ करते हुए अगर तुमको 3 साल 3 साल में अगर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब कुछ करते हुए करो, हमें क्या है ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एक साल में तुम्हारी तैयारी इतनी पक्की हो जाए कि तुम एग्जाम में बैठने लायक बनो, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम क्लियर करने लायक नहीं बनो, एग्जाम में बैठने लायक बन जाओ, ठीक है। कि मतलब इतना फियर्स कंपटीशन होगा ना, मैं अभी उस पर बात करूंगा कि कितना फियर्स कंपटीशन है ना। उस पे क्या बात चलो ठीक है, पहले बेसिस ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ये सबको क्लियर है ना, क्लियर है ना सबको। यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक है फिर, हाँ ठीक है, ये सबको क्लियर। देखो, अब आते हैं बाबू कि फेजेस ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं। देखो, इस पे ना, देखो ये स्टेज और ये इतने तक ना, तुम्हारे जितने भी मेंटर लोग हैं ना, बस इतने तक की ही गारंटी लेते हैं। इसके बाद ना मार्केट में जितने भी कोचिंग वाले हो गए चाहे मेंटर हो गए ना, बस यही तक रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ना चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर नया प्रोग्राम भी तो चलाना है, नया बैच भी तो देना है ना। इसीलिए तो तुम समझो पहले, मैं ये फिर ये बता रहा हूँ, ये स्टेज उनके लिए है ना जो एकदम जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेज उनके लिए है जो जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर तुम इस स्टेज से बाहर के हो तो तुम इसको स्टेज 1 के रूप में ट्रीट कर लेना, ठीक है। इसको स्टेज 1 के रूप में ट्रीट कर लेना। लेकिन ये ना उनके लिए जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये समझो बेटा
कि ना बेसिक रीडिंग और फेज ऑफ ट्रांजिशन का कहानी है ये। मतलब बेसिक रीडिंग करके एडवांस की तरफ तुम बढ़ रहे हो। तो ये ना, इसमें तुमको मान के चलो, इसमें तुमको 3 महीने लग जाएगा। 3 महीने में ये होगा कि तुम ना पहले सिलेबस के साथ फैमिलियर हो। ठीक है, सिलेबस को समझो, सिलेबस को रटो। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एक हफ्ते में खाली पकड़ के सिलेबस रट रहे हैं। ये भी फालतू की बात है। सिलेबस रट के कौन सा यूपीएससी में सिलेबस से क्वेश्चन आएगा कि इस पार्ट में यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? ऐसा तो आएगा नहीं। तो सिलेबस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को समझो कि कौन कौन चीजें तुम्हारे यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें तुम्हारी यूपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस स्टेज में पीवाईक्यू मत देखना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत देखना इसमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे मान लो कि ये एक सेट है, मान लो पॉलिटी का ये सेट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो सकता है ना कि सिर्फ इन्हीं 3 से क्वेश्चन आ रहा है, ये से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे ना तो तुम सिर्फ ना इसकी तैयारी करोगे बेटा, और इसको ना तुम स्किप कर जाओगे, और कहीं यूपीएससी इससे पूछ दिया फिर क्या करोगे? इसलिए बोल रहा हूँ कि इस स्टेज में ना सिलेबस के साथ फेमिलियर होने की कोशिश करो, पीवाईक्यू मत देखना इस स्टेज में, है ना। इस स्टेज में तुम जो है अपनी पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट करो। ये ज्यादा एनसीईआरटी नहीं है, मान के चलो कि 14 से 15 ही एनसीईआरटी है ना। तो ऑन एवरेज तुमको 1 महीना से 1.5 महीना इसको तैयारी में लगेगा। मतलब मैक्सिमम मान के चलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 डेज ले दो, है ना। 50 डेज में ना 15 एनसीईआरटी किया जा सकता है ना। 15 एनसीईआरटी आराम से किया जा सकता है 50 दिन में, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। इस स्टेज में एक चीज, एक काम और करना, ऑप्शनल तुमको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, कि ऑप्शनल क्या, अगर ऑप्शनल पहले से डिसाइड करोगे तो कोई बात नहीं है फिर, है ना। लेकिन ऑप्शनल इस स्टेज में शुरू मत करना। ठीक है, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना पढ़ने के बाद ही ना ऑप्शनल शुरू करना। ठीक है, ऑप्शनल के अगर तुम्हारे तुम्हारे पहले से डिसाइडेड है, तो फिर इस ऑप्शनल के ना सिलेबस के साथ फैमिलियर हो। ठीक है, कि ऑप्शनल में क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या डायमेंशन बच रहा है ना, वो सब करा करो। और न्यूज़पेपर उठाने की ना एक हैबिट बनाओ। जैसे कि पहले क्या करते हैं लोग, पहले दिन से ना जाके द हिंदू उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं वो। सबसे पहला दिन द हिंदू उठाएंगे, है ना। 3-4 घंटा लगेगा उसको द हिंदू पढ़ने में। उसके बाद फिर वो ऑनलाइन किसी वीडियो पर टिक जाएंगे, या फिर कोई कंपाइलेशन उठा देंगे। पेपर पढ़ने की आदत छूट जाती है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में ना थोड़ा इजी पेपर उठाना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल वगैरह उठाना, उठा के पढ़ना शुरू करना। ठीक है, और अभी ना 6 से 8 घंटा पढ़ने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, बैठने की। ठीक है, रीडिंग आवर्स इतने करने की कोशिश करो। ठीक है, 3 महीना काफी है, आराम से किया जा सकता है इसको, है ना। जिसका ये सब पहले से अगर बना हुआ है, तो बाबू ये चीज को तुम स्किप करके सीधा एडवांस लेवल पे आ जाओ, है ना। इसमें ना तुम इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसमें से किसी एक पेपर को पढ़ो, है ना। अगर मान लो कि द इंडियन एक्सप्रेस उठा रहे हो ना पढ़ने के लिए, तो हिंदू का ना एक्सप्लेनर वाला पढ़ लो, है ना। और द हिंदू उठा रहे हो ना, तो इंडियन एक्सप्रेस का ना एक्सप्लेन वाला पेज पढ़ लो बस। ठीक है, तो इससे ना तुम्हारी ना एक तरह से सारे डायमेंशन ना तुम्हारे क्या चल रहा है उसकी सारे डायमेंशन कवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल लिखा जाता है ना, तो उसमें एक आइडियोलॉजिकल बायस होता है, ठीक है ना। और यूपीएससी में ना आइडियोलॉजिकल बायस वाले लोग नहीं चाहिए। ठीक है, इस स्टेज में क्या करो कि 2 सब्जेक्ट जीएस के उठा लो। इसमें से एक सब्जेक्ट का ना सिंक तुम्हारे ऑप्शनल के साथ हो। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारा बाबू ऑप्शनल ना क्या है, मान लो कि हिस्ट्री ऑप्शनल है। ठीक है, तो तुम इसके साथ ना जीएस 1 के हिस्ट्री उठा लो, है ना। और जीएस 3 की इकोनॉमी उठा लो, या जीएस 2 की पॉलिटी उठा लो। तुमको जो मन है वो उठाओ, लेकिन एक सब्जेक्ट वो उठाना ना जो तुम्हारा ऑप्शनल के साथ सिंक में हो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। पल्लवी बोल रही है उसको समझ में नहीं आया। सुनो पल्लवी, फिर से सुनो। तो बेटा, जैसे मान लो, पल्लवी तुम्हारा ऑप्शनल क्या है? पल्लवी तुम्हारा ऑप्शनल क्या है? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो कि बेटा पल्लवी का ना जैसे ऑप्शनल है, पल्लवी के जैसे ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पल्लवी का ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस। तो इसको ना तुम बेटा कायदे से ना जीएस 2 का ना पॉलिटी पहले उठा लो, है ना। जीएस 2 का पॉलिटी उठा लो, और साथ में ना जीएस पेपर 1 में ना हिस्ट्री में ना फ्रीडम नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल भी उठा सकते हो, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ना पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 या पेपर 2 में से कहीं एक पे पार्ट है ना, फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसको तुम उठा सकते हो। तो इस तरह के 2 सब्जेक्ट को ऐसा उठाओ जो तुम्हारा ऑप्शनल के साथ सिंक में बैठा रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पल्लवी, हाँ ठीक है। हाँ वेलकम बेटा। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करो,
इसी 6 महीना में ना तुमको ऑप्शन शुरू करके खत्म कर देना है। अगर जिसका स्टेज 1 में मान लो ये कुछ कुछ कंटिन्यूशन शुरू है और यहीं पर तू चाह रहा है कि ऑप्शन शुरू कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के लिए काइंड ऑफ ना उसको 9 मंथ्स 9 मंथ्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करना, इसमें कोशिश करना कि पेपर 1 का ना तुम 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, और पेपर टू का ना 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है। तो एक तरह से काइंड ऑफ ना तुम्हारा 80% ऑप्शनल का ना सिलेबस यहाँ पर निपट जाएगा। 40% मैं इसलिए छोड़ने बोल रहा हूँ, लेवल हर ऑप्शन में ना 40% जो होता है ना वो करंट अफेयर का पार्ट होता है। और अगर आपका कोई स्टैटिक सिलेबस जैसे हिस्ट्री वगैरह है, तब तो आप कोशिश करें कि अपना 100% जो है आप सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में एक चीज और करना है, जब आपकी रीडिंग में जैसे मान लो कि 2 सब्जेक्ट की जीएस की में आपकी रीडिंग मान को चलो कि 2 मंथ्स में आपकी हो गई 2 सब्जेक्ट, है ना। तो आप ये कर लो कि फिर ना उसमें ना डेली ना 1 आवर आप आंसर राइटिंग करो, 6 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करो, है ना। अगर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन किए वहां पर अगर असाइनमेंट वगैरह मिल रहा है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो फिर आप मार्केट से भी उठा के कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन ढंग के क्वेश्चन का करिएगा, है ना। देखिएगा कि वो जो क्वेश्चन है यूपीएससी के लेवल का है कि नहीं है, या यूपीएससी के स्टैंडर्ड का है कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है ना वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो आपको सोचने में मजबूर किया करता है ना। तो वो चीज आप कर सकते हैं। ठीक है। तो और अच्छा, अब पूछोगे कि सर ये 6 क्वेश्चन का क्या लॉजिक है। बेटा 6 क्वेश्चन का लॉजिक ये है ना, देखो डेली आंसर राइटिंग आज के डेट में बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है। वो जबरदस्ती तुमको स्टूडेंट को इंगेज करने करके रखने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है ना। मैं तुमको बता रहा हूँ कि आखिर हम लोग तैयारी करते हैं तो एग्जाम के हिसाब से तैयारी करेंगे ना। तुम जब अपना मेंस लिखने जाओगे ना, तो फर्स्ट आवर में ना, जैसे 3 आवर का तुम्हारा मेंस का पेपर है ना, तो फर्स्ट आवर में ना तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम पता है 6 क्वेश्चन लिख पाओगे, उससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे। या बहुत तेज लिख रहे हो गंदी राइटिंग के साथ तो 7 क्वेश्चन चला जाएगा, है ना। उससे तेज कोई नहीं लिख सकता है। ठीक है। ये बात तुमको वही बता पाएगा जिसने सही में फेस किया है इन सारी चीजों को, है ना। तो 3 घंटे में बाबू मैक्सिमम ना तुम 6 से 7 घंटे एक क्वेश्चन लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सोचना पड़ता है। उसके बाद 1 घंटे के बाद क्या होता है ना कि तुम्हारा दिमाग तेजी से चलने लगता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ना तुमको यही प्रैक्टिस करना है कि 1 घंटे में तुमको डेली 6 क्वेश्चन पर डे लिखना है। ठीक है। ठीक है। अरे ठीक है। चलो सबको क्लियर है। ठीक है। अब आता है तुम्हारा स्टेज 3। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ना। इसमें क्या होता है ना, इसको पहले समझो कि आखिर इन 9 मंथ्स में तुमने क्या किया। इन 9 मंथ्स में ना तुम्हारा मेन फोकस पता है कहाँ पर है। मेंस पे तुम्हारा मेन फोकस है। ठीक है। इस मेंस जो होता है ना उसमें ना, अगर तुम जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन ना एनालिटिकल मोड में चला जाता है। ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए ना तुमको वो चाहिए फैक्चुअल मोड। ठीक है। फैक्चुअल मोड वाला मोड ब्रेन तुमको, तो इसीलिए ना एक ट्रांजिशन का फेज आता है। ठीक है। तो तुमको एनालिसिस के मोड से फैक्ट के मोड पे जाना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है रहता है ना, तुम ना डेली ना 30 मिनट में ना 35 क्वेश्चन बनाने को कोशिश करना। 35 क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि पेपर ना बाबू अब हो गया है लेंदी। ठीक है। तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए ना कि 2 आवर में आप कम से कम 140 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस स्पीड से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी ना तुम स्कोर कर पाओगे। मैं क्या कहता हूँ, तभी तभी तुम जाके एक तरह से मान के चलो कि 2 राउंड में पेपर बना पाओगे आज के डेट में, क्योंकि पेपर ना यूपीएससी का प्रीलिम्स का हो गया है काफी लेंदी। ठीक है। तो ये तुम कहीं से भी मार्केट से उठा के कोई भी सेक्शनल कंपाइलेशन से या फिर जहां से करना है कर सकते हो, है ना। कहीं मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किए हो तो वहां पर भी क्वेश्चन जनरली प्रोवाइड कर ही देते हैं, है ना। साथ ही साथ अपना बिग 5 जो मैंने ऊपर मेंशन कराया था, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, है ना। इस बिग 5 को रिवाइज करो, साथ ही साथ उनका करंट को भी कर दो। और इस चीज को ना कम से कम ना तुम 5 बार करो। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ स्टेज, जब तुम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ने वाले हो और तुम्हारे प्रीलिम्स में सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है, 30 डेज बचा हुआ है। ठीक है। इस बीच क्या करो ना, कोई एक बड़े इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है। लास्ट मंथ में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो निकालते हैं कोई इंडिया लेवल पे निकालते हैं, करीब करीब 30-40 हजार लोग अपीयर करते हैं उसमें। और रैंक तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी किस हिसाब से हो रही है। ठीक है। या तो ये कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये भी कर सकते हो, एक सिमुलेशन कर सकते हो पीवाईक्यू का, है ना। पीवाईक्यू ले बैठो उसी आवर में, मतलब पिछले मान लो 10 साल का पेपर उठा लो, है ना। तो 9:30 से 11:30 बैठो, है ना, क्या करने के लिए, अपना पेपर 1 लिखो, पेपर 1 का टेस्ट दो, और फिर साढ़े सॉरी 2:30 से 4:30 तुम अपना पेपर 2 यानी कि इसी साइड दो। ठीक है।
ये चीज कर सकते हो। उसके बाद प्रीलिम्स जब हो जाता है तुम्हारा, तो 2 से 3 दिन का रेस्ट लो, है ना, मिलाओ। अगर मिला के तुम्हारा कट ऑफ के ही आसपास, कोचिंग वाले सब प्रिडिक्शन दे देते हैं, मैं भी दे देता हूँ, है ना। तो अगर प्रिडिक्शन के आसपास तुम्हारा अगर आ रहा है, या प्रिडिक्शन से 5 से 10 नंबर तुम्हारा नमाज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो बिल्कुल तुमको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। बहुत सारे कोचिंग वाले जानबूझ के कम कट ऑफ बताते हैं, है ना। कम कट ऑफ इसलिए बताते हैं ताकि उनका टेस्ट सीरीज बिक जाए मेंस का, है ना। और कोई बात नहीं है ना। तो इस स्टेज में क्या करना है, तुमको ट्रेनिंग का मेंस करना है 2 मंथ्स में। इसमें क्या होता है ना, कि फिर से बाबू तुम्हारा जो फैक्चुअल मोड में तुम्हारा जो ब्रेन जा चुका है ना, इसको वापस तुमको एनालिटिकल मोड में ले जाना है। ठीक है। कैसे ले जाओगे, तो अपना जो स्टैटिक है, जो बिग फाइव में तुम पढ़े उसको तुम पहले रिवाइज करो, है ना। और कुछ 30% जो सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है, जैसे बहुत लोग इथिक्स छोड़ देते हैं, कुछ लोग इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब छोड़ देते हैं, है ना। उन सब चीजों को कवर करो। सोसाइटी के भी कुछ कुछ सिलेबस होते हैं जो लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उन सब 30% सिलेबस को कवर करो। अपना एक समरी शीट प्रिपेयर करो। समरी शीट कुछ इस तरह से प्रिपेयर करो, जैसे मान लो कि एक पेज है ना, इसको 4 भाग में बांटो, है ना। इस एक पेज में ना, इस कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, है ना। मैं ऐसे रिलेटेड टॉपिक की लिस्ट हर साल मेंस के पहले मैं देता ही हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिछली बार का पड़ा हुआ है। करीब करीब 80% क्वेश्चन जो है पेपर 1 से मैच किया है। पेपर 2 में तुम्हारा 50% के आसपास मैच किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 80% नहीं हो सकता है ना। 70% जो है तुम्हारा पेपर 3 में मैच किया है, 70% कम ही लगा लो, 65% के आसपास पेपर 3 में मैच किया है। पेपर 4 में मैच नहीं किया है, ठीक है। उसमें झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, औचित्य नहीं है, ठीक है। तो मैं प्रिडिक्शन देता हूँ टॉपिक्स की, है ना। वो प्रिडिक्शन के बेसिस पे मान लो कि एक टॉपिक है ना, तो ये A4 शीट है। इसमें या तो हाफ हाफ कर लो, या 1/4 में कर लो, है ना। और इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, जो तुम एग्जामिनेशन हॉल में रिप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। समरी शीट का मतलब वही होता है। वो सारे समरी शीट ना, जो ऐसा नहीं है कि समरी शीट में बता लो 400 500 500 वर्ड्स के एक टॉपिक तैयार करो, इस तरह का कोई टॉपिक तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से अपनी समरी शीट तैयार कर लो। अच्छा, इसी स्टेज में जैसे ही तुम्हारा मेंस कंप्लीट हुआ है ना, प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ है ना, तुरंत एक ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगा दो, है ना। और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज के थ्रू ना, अपने ऑप्शनल को तुम रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज से बेटर कोई नहीं होता है ऑप्शनल को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम टेस्ट देने जाओगे ना, तो ऑब्वियस बात है अपनी ऑप्शनल की नोट्स को पूरा पढ़ोगे, है ना। और वही ऑप्शनल में मान लो कि जैसे तुम पेपर 1 में उस पर्टिकुलर टॉपिक का तुम टेस्ट दिए हो, ठीक है। तो टेस्ट के थ्रू तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है। तो जो तुम टॉपिक तुम्हारा वीक है ना, उसकी समरी शीट बना लेना, ठीक है। ऑप्शनल में सारी टॉपिक की समरी शीट बनाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक में तुमको लगता है कि मैं कच्चा हूँ, है ना, उसको पक्का करने की जरूरत है, उसके लिए समरी शीट तैयार कर लेना, ठीक है। सर ये अभी उसे बता के क्या होगा। देखो इतना ये राजीव इतना मूर्ख आदमी है। बेटा क्यों हो तुम यहाँ पर। मैंने बताया था ना कि इस सेशन के बाद जो है तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं पर भी घूमने का। तो क्या प्रीलिम्स देने के बाद फिर से आओगे मेरे पास कि सर प्लीज फिर से स्ट्रेटेजी बता दीजिए। हद है यार, कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। मेरे को पता है कि यहाँ पर जितने लोग 98 लोग आए हैं, इसमें से सीरियस ये सिर्फ 30 लोग ही होंगे सीरियस, बाकी 60 लोग ऐसे ही चिलकटवे टाइप से आ गए हैं, है ना। अगर जाना है तो चले जाओ, जाना है तो चले जाओ, किसी को मैं रोक नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फ्लो तोड़ देते हैं यार ये लोग। पलक बोल रही है सर आप गुस्सा मत करो। नहीं बेटा गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं इरिटेट हो जा रहा हूँ इस तरह के फालतू के सवालों से, ठीक है। मैं लगा पड़ा हूँ यार यहाँ पर कि तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर हमेशा यही करोगे हर बार। यूपीएससी फिर अभी 2 महीने बाद देखना टॉपर की वीडियो आएगी, वो इंटरव्यू देगा, फिर लगोगे उसी की स्ट्रेटेजी को ओरिजिनल स्ट्रेटेजी मान के करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ना लास्ट का 1 मंथ जब तुम्हारा मेंस का लक्ष्य बनता है ना, इसमें ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, है ना। और अपनी समरी शीट को ना कम से कम 5 बार रिवाइज करके जाना, ठीक है। लास्ट के 1 महीना में नया कुछ नहीं पढ़ना, है ना। कोशिश करना कि तुम्हारी जो समरी शीट है वो तुम्हारी जो तैयार रहे, और 5 मंथ जो है ना, तुम 5 बार ना कम से कम उसको पढ़ के जाओ, ठीक है। 4 टेस्ट पर मीन्स मतलब ये समझो कि जैसे जीएस पेपर 1 का है ना, तुम दे रहे हो टेस्ट, तो बाबू इसका कम से कम 4 4 टेस्ट दे देना। तो टेस्ट का ये मतलब नहीं होगा ना टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन एज इट इज वहां पर आ जाएगा। टेस्ट सीरीज का देखो मैंने फिर बोला कि यूज एज सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब यूज करो इसका। जैसे बिजनेस होता है ना, तो उसका सिमुलेशन किया जाता है, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी पकड़ के सिमुलेशन करवाती है, उसी तरह से बात जो सिमुलेशन कंसेप्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुमको कि मेंस का ना
जैसे मान लो कि तुमने जो समरी शीट बनाई है उसको तुम बार बार पढ़ के जाओगे, है ना, उसी समरी की शीट के बेसिस पे तुम जाओगे टेस्ट देना। तो इसका पर्पस यही है ना कि जो कंटेंट तुमने बिल्ड किया है उसको तुम किस प्रकार से यूज कर पा रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जीएस पेपर 2 का जो पॉइंट है वो जीएस पेपर 2 में यूज करना है, उसको तुम जीएस पेपर 1 में भी यूज कर सकते हो, है ना। जीएस पेपर 2 का जो पॉइंट है बाबू उसको तुम जीएस पेपर 4 में भी यूज कर सकते हो। पेपर जीएस 3 का जो पॉइंट है उसको तुम जीएस पेपर 1 में भी यूज कर सकते हो। जैसे इसी साल एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 1 में कि रेलवे ने किस तरह से मतलब पूरा चेंज कर दिया सिनारियो पूरे वर्ल्ड का, है ना। अगर तुमको इंडस्ट्रियल बेल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड का अगर तुमको आइडिया है, कुछ नहीं करना था, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को उठाना था, वहां पर छिप छिप के चले जाना था। 10 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं। सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में दिखा दो कि वो सब क्यों डेवलप हुए थे, क्योंकि रेलवे का वहां पर ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। रेलवे जो है वो लेबर की मोबिलिटी में भी हेल्प करता है, जिसको मॉडर्न डेज में आज आप मेट्रो में भी देख सकते हैं, है ना। इस तरह से पॉइंट को यूज करना था और तुम्हारा आंसर परफेक्ट बन जाता, है ना। यही होता है कि आपने जो समरी शीट बनाई है उसको आप रिवाइज करें और उसको आप अपने टेस्ट सीरीज में यूज करें, और कुछ नहीं होता तैयारी, ठीक है। इसी बेसिस पे तैयारी होता है। अच्छा, उसके बाद ना फिर मेरा रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि मेंस तक यही वे तक मेरा रोल है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए फिर से वही, फिर उसके बाद इंटरव्यू का स्टेज आता है। इंटरव्यू में भी आपको वही अपना मेंस को के लिए जो आपने तैयारी की है एनालिसिस के बेसिस पे वो करें, आप अपना ऑप्शन को रिवाइज करके जाएं, अपना डेफ वेफ तैयार करें और जाके इंटरव्यू देके चलें और सब हो जाए, है ना। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। काम इसलिए करना है, ये एक इसीलिए मैंने एक मान के चला है कि ओवरऑल एक 15 मंथ्स जो है वो प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। उससे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो ठीक है। अब बोलोगे कि सर स्टैटिक और करंट को कैसे बैलेंस करना है? देखो बेटा, जो मैंने ऊपर स्ट्रेटेजी बताई है ना उसी से तुम्हारा स्टैटिक और करंट दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तुम स्टैटिक कवर कर रहे हो, साथ साथ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस बात, समरी शीट सब भी बना रहे हो, तो एक तरह से तुम क्या कर रहे हो, अपना स्टैटिक और करंट को बैलेंस ही कर रहे हो ना। एक मॉडल है जो सीसीसी मॉडल है, ये बहुत ज्यादा काम आता है यूपीएससी में, है ना बाबू। इसका मतलब है पता है क्या, कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट हो ना, ठीक है, तो अगर तुम मान लो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो बाबू, तो तुम्हारा कंटेंट जो है ना धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे तुम्हारा कंटेंट तैयार हो रहा है ना, तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ते चलेगा, ठीक है। तुम देखो, खुद देखो होगे कि जो टॉपर्स होते हुए तुमको जर्नलिंग का आइडिया देते हैं, जैसे मान लो कि 30 दिन बचा हुआ है, 30 डेज, तो वो एक प्लानिंग सेट करते हैं कि भाई 30 दिन में मेरे को 5 दिन इसको देना है, 5 दिन इसको देना है, 5 दिन में ये आंसर राइटिंग करना है, 5 दिन में वो करना है ना। तो एक तरह से ना तुम्हारे जैसे जैसे सिलेबस में तुमको टिक लगते चलेगा ना, सिलेबस सामने प्रिंट रखोगे और जैसे जैसे सिलेबस तुम कवर करते चलोगे, तुम टिक लगाते चलो उसमें कि मेरा ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है। तो तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो तुम अपने आप फिर से कंसिस्टेंट हो जाओगे, और कंसिस्टेंट रहोगे तो कंटेंट बनेगा। तो वही एक साइकिल ना चलते रहेगा, यही साइकिल चलते 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 ना तुम्हारी तैयारी ना पक्की हो जाएगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है। नहीं, डाउट कैसे होगा यार, इतना बढ़िया से बता रहा हूँ तो। ठीक है। अच्छा बाबू, अब आता है ना, थोड़ा समझो कि रेड फ्लैग क्या होते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कि रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं वो तुमको सीखना जरूरी है। रेड फ्लैग्स ये होते हैं ना कि टू मच एम्फेसिस दे देते हो तुम अपने फैक्ट पे, एनालिसिस के ऊपर। यूपीएससी खुद को ना एनालिसिस पे ही बाकी एग्जाम से अलग रखा है। बाकी एग्जाम में क्या होता है, फैक्ट पूछ रहा है, वही स्पेक्ट्रम पढ़ के चले जाओ, वही लक्ष्मीकांत पढ़ के चले जाओ, आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए वहां पर कट ऑफ भी ऊपर चला जाता है। यूपीएससी में देखो पेपर टफ हो रहा है, कट ऑफ कम हो रहा है, सीट घट रहा है, कट ऑफ भी घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है ना बाबू, क्योंकि ये एनालिसिस वाला जो पार्ट है ना, यहीं पर ना यूपीएससी ना बाकी जगह से खुद को डिफरेंट कर देते हैं, जिसको क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको दिमाग ज्यादा ही फैक्चुअल अपना ब्रेन को बना लोगे ना, तो एनालिसिस तुम्हारे दिमाग से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक चीज तुम जाके देखना, जो टॉपर्स जनरली होते हैं ना, उन वो ना प्रीलिम्स को ज्यादा बहुत हाई मार्जिन से क्लियर नहीं करते। मान लो जैसे कट ऑफ अगर 85 है, तो उनका कितना रहेगा, उनका 95 रहेगा, प्रीलिम्स में मैक्सिमम उनका 100 रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 85 है और उनका 120 आ रहा है ना। ये जो 120 वाला है ना, जनरली इनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इनके मेंस में कम नंबर आ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट पे ये लोग ज्यादा बेसिस फोकस लगा के रखा हुआ है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। अच्छा, लोग लगते हैं डेली आंसर राइटिंग करने एक दो क्वेश्चन में, मैंने फिर बताया एक दो क्वेश्चन लिख के फायदा नहीं है, लिखो तो 1 घंटा में 6 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम की तैयारी होगी। नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आधा घंटा में 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं और खुश हैं कि मेरी तैयारी हो रही है। वो पता है फिर वो खुश रहने वाला बात होता है, जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इल्यूजन, है ना। उस स्टेज में रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। प्रीलिम्स की क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरे यार प्रीलिम्स की 3 महीना अगर तुम प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन की, तो काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। और मान लो कि जैसे तुम 365 दिन
प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो है ना, डेली मान के चलो कि 10 फैक्ट कर रहे हो, तो 10 फैक्ट कर रहे हो तो कितना फैक्ट हो गया तुम्हारे पास, करीब करीब 3700 फैक्ट हो गए, है ना। साथ साथ अब प्रीलिम्स के पहले बाद जो है 40 टेस्ट तो देके जाओगे ना मिनिमम, है ना, तो कितना हो गया, 4,000 क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास, कितना सारे फैक्ट हो गए यार, करीब करीब मान के चलो कि 10,000 फैक्ट जो है तुम दिमाग में लेके जा रहे हो। आसान है क्या 10,000 फैक्ट को कैरी करना, दिमाग फट जाएगा बिना मतलब का, है ना। तो डेली प्रीलिम्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का भी ना कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, एक काम और लोग कर देते हैं, वही बताया ना मैंने, कि पहले ही क्या करते हैं, पहले ही द हिंदू उठा लेते हैं और पहले द इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं, और समझ में कुछ आता नहीं है। तो उसके चक्कर क्या होता है, फिर वो लोग न्यूज़पेपर को छोड़ देते हैं और कंपाइलेशन को पे ही टिके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक गलती और क्या करते हैं कि महंगी टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं बिना स्टैटिक सिलेबस को कंप्लीट किए हुए, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि पहला टेस्ट जो वो देते हैं ना, तो उसमें क्या बनता है, उनका 35 नंबर बनता है 250 में। अब जैसे ही 35 नंबर बना 250 में, तो होता क्या है पता है, क्या होता है, अगला टेस्ट वो लोग लिखने जाता ही नहीं है। तो 20 टेस्ट का जो पैसा दिया है ना, अल्टीमेटली 2-3 टेस्ट ही वो लोग लिखते हैं, बंद कर देते हैं, बाकी जो है 17 से 18 टेस्ट का जो पैसा है वो कोचिंग वालों के जेब में, ठीक है। तो ये समझो, है ना। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और उसमें इवेल्यूएशन जो होता है ना, उसमें तुम्हारा इनोवेशन को ना खत्म कर दिया जाता है। तुम कुछ इनोवेशन की हो तो टेस्ट के जो जो इवेल्युएटर होते हैं ना, उसमें इवेल्युएटर की भी गलती नहीं है, उनको ना ऊपर से ऑर्डर रहता है कि आपको ना 50% से ऊपर मार्क्स नहीं देना है, 20% से कम मार्क्स नहीं देना है ना। 20% से कम मार्क्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, मॉडल आंसर के पॉइंट्स को जो है वहां पर लिख दीजिए, ठीक है। मैंने तुम्हारे टॉप क्लास के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी पेपर इवेल्युएशन का काम किया हुआ है ना। तो मैं इस इंडस्ट्री को अंदर से बहुत बेहतर तरीका से जानता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे इनोवेशन को खत्म कर दे। अब एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट का देता हूँ, वो फ्लो चार्ट वगैरह पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, ठीक है। जब उसके यहाँ मैं इवेलुएट कर रहा था तो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन था कि जैसे ही कोई फ्लो चार्ट वगैरह का देखो ना, 2017 की बात है वो, ये है, ठीक है, काट दिया। लेकिन उस साल का टॉपर जैसे ही बोला कि भाई फ्लो चार्ट यूज करो, बस देखो अगले दिन मार्केट में पूरा छा गया कि फ्लो चार्ट करना है। इजी इजी क्वेश्चन में भी ना लोग लगते हैं फ्लो चार्ट बनाने, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, यूपीएससी आपके आर्टिकुलेशन स्किल को टेस्ट करता है मेंस के थ्रू, है ना। तो आप उसको मतलब सिर्फ फ्लो चार्ट बना के नहीं भाग सकते, वो एक तरह से ना कामचोरी वाला काम हो जाता है यूपीएससी की नजर में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि फ्लो चार्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, जैसे कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल करने के लिए ना फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। अब आप ऐसा फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं जिसको समझाने के लिए आपको वहां बैठना पड़ेगा, ऐसे फ्लो चार्ट का क्या मतलब है। साथ ही साथ वो एक काम ये भी हो रहा है ना कि मटेरियल्स ना, तुम लगे हो, पढ़े हो, जैसे तुम पढ़ रहे हो पीजन आईएएस का मैगजीन, ठीक है, और दूसरा कोई आया है अगला आईएएस, अगला आईएएस, है ना, अगला आईएएस, अगला आईएएस का करंट अफेयर पढ़ रहा है, तो तुम ये पढ़ो तो तुमको लगा कि अरे यार इसके पढ़ाई में से आ गया, तो तुम लगते हो उसका भी करंट अफेयर पढ़ना है। ये मत किया करो, ये बहुत गलत बात होता है, ठीक है। ये चीज ना एक बार पिक करने से पहले चुनो कि किसको चुनना है। जैसे मान लो मेंटरशिप के लिए भी तुम बाजार बाजार घूम रहे हो कि किसका मेंटरशिप तुमको ज्वाइन करना है, तो एक बार ना अपना मेंटर के टेस्ट ले लो, हाँ। लेकिन एक बार जब उसके गाइडेंस में चले गए ना, तो उस पर फेथ रखो और गाइड करो, हाँ। उसके एडमिशन के पहले ना तुम बढ़िया से ठोक बजा के उसको चेक कर लो कि हाँ ये इस लायक है भी है कि नहीं है, इसको मेंस का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, प्रीलिम्स का इसको आता भी है कि नहीं आता, कि ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है ना। और एक सिनेरियो ना चेंज हुआ है तुम्हारा प्रीलिम्स को लेकर कि 2013 के पहले और 2013 के बाद क्या हुआ। 2013 के पहले ना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल उतना नहीं आता था, है ना। 2013 के बाद ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ना संख्या जो है ना वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इस वक्त ना तुमको टेस्ट सीरीज का जरूरत था, है ना, कि लोग महीना में एक टेस्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। अब जो है उस टेस्ट सीरीज की इतनी जरूरत है नहीं कि महीना में पकड़ के हर महीना पकड़ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सॉल्व कर रहे हो, है ना। वो कुछ करेगा नहीं, बस फैक्ट का ना बर्डन आपके दिमाग में बढ़ाएगा, है ना। और फैक्चुअल पेपर अब यूपीएससी में उतना आ नहीं रहा है, ठीक है, एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। अभी हम लोग पीआईक्यू भी देखेंगे, मेंस का भी देखेंगे, है ना। तो उसमें करेंगे काम। अच्छा, अब आता है कि यूपीएससी की कोचिंग का क्या रिलेवेंस है आज के डेट में, है ना। तो देखो बेटा, अगर तुम फाउंडेशन के लिए कोर्स करने के ज्वाइन कर रहे हो ना, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स ना अब काफी हद तक आउटडेटेड हो गया है। अब पूछोगे कि सर आउटडेटेड कैसे हो गया। आउटडेटेड इसलिए हो गया है ना क्योंकि वो लोग जो सोर्स तुमको रेफर करवा रहे हैं ना, वो सोर्स ना 10 साल पहले का है, ठीक है। अब बोलोगे सर हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो रहा है ना, अरे बाबू हिस्ट्री चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री का पूछने का तरीका तो चेंज हो गया है ना। जैसे पहले मिडिवल में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के लोग जाता था, अब सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जाने से काम चलेगा क्या। वो लोग पढ़ा तो रहे हैं नहीं, सिर्फ तुमको जो है पुराना पुराना जो है फैक्ट है उसको छिपा दे रहे हैं बिना मतलब का, छी लिखवाए जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, देखो इथिक्स का लेता हूँ एग्जांपल, है ना। इथिक्स में एक अप्रोच होता है तुम्हारा केस स्टडी के लिए ना, केस स्टडी के लिए एक अप्रोच होता है तुम्हारा स्टेक होल्डर अप्रोच,
है ना। अभी भी स्टेक होल्डर अप्रोच चलाया जा रहा है, ये बात है तुम्हारी 2013, ये 2020 तक भी रेलेवेंट था। अब स्टेक होल्डर अप्रोच से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको एक स्केलर अप्रोच भी ऐड करना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, मैनेजमेंट एज ए मैनेजर आप क्या करेंगे, तो वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने क्वेश्चन देंगे, वहां पर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा, आपको वहां पर पीओसी डीएस का दिखना पड़ेगा, जिसमें ये क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ये अप्रोच आपको दिखना पड़ेगा, है ना। खैर ये सब पे बात होगा, हमारे प्रोग्राम में तो दिक्कत है ही नहीं, है ना, बाकी लोगों को, है ना। साथ ही साथ एक चीज पूछो तो सर, स्टैटिक कैसे आप कवर करेंगे अगर फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन करते? फाउंडेशन कोर्स बाबू फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना। जैसे मान लो कि पॉलिटी के लिए तुमको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ये तुमको पता है, ठीक है। लक्ष्मीकांत के कम से कम तीन चार बढ़िया ढंग के फैकल्टी है ना, जो पूरा लक्ष्मीकांत को यूट्यूब पे पढ़ा के रखे हुए हैं। तो फाउंडेशन कोर्स जोड़ने का मतलब क्या बनता है, क्यों तुमको 1.5 लाख देना है फाउंडेशन के लिए? 1.5 GB पर डे दे रहे हो ना, 1.5 लाख देने का जरूरत नहीं, 1.5 GB पर डे लगाओ, है ना, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो कि सिलेबस को देखो कंप्लीट नहीं कराते हैं, है ना, और वैल्यू एडिशन भी नहीं करवाते, बस वही पॉलिटी पढ़ा दिए, लक्ष्मीकांत करा दिए, स्पेक्ट्रम करा दिए, यही सब करा देते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो जैसे जा रहा हूँ, है ना। दूसरा बात है कि कोचिंग इंडस्ट्री की एक्सक्यूजेस है, मल्टी फेसेटेड फ्लॉज ऑफ टेस्ट सीरीज में, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज में क्या दिक्कत है। टेस्ट सीरीज में बाबू दिक्कत ये है ना कि तुम्हारा पेपर सेट कोई और करता है, चेक कोई और करता है, डिस्कस कोई और करता है। तो एक तरह से तुम्हारा टेस्ट सीरीज को ना कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको कोई मतलब नहीं बात है, साथ ही साथ तुम्हारी जो कॉपी चेक करेगा ना, मान लो कि इस बार A1 तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, अगले बार हो सकता है ना A13 तुम्हारी कॉपी चेक करे, है ना। तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि किसके रिव्यू को मैं मानूं, किसके रिव्यू को मैं नहीं मानूं, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, मेंस का जो कॉपी इवैल्यूएशन होता है ना, उसमें सब्जेक्टिविटी ऐसे ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिविटी में भी सब्जेक्टिविटी घुसाना चाहिए, इंसेप्शन में भी इंसेप्शन, जैसे कि उनके पास कम से कम 25 से 30 इवेल्युएटर हैं। कोई सड़ी से सड़ी कोचिंग में भी जाओगे ना, तो वहां पर कम से कम 25 से 30 इवेल्युएटर वहां पर बैठे हुए हैं, है ना। ये हो सकता है उनमें से कितना लोग का मीन्स भी क्लियर नहीं हुआ आज तक, है ना। तो मेरी कॉपी वो चेक कर रहे हैं। तो ये जो है तुम्हारा चेकिंग जो कॉपी कर रहा है, इसमें खुद कितना ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाएगा, मतलब A1 को कुछ और पसंद आया है तुम्हारा, वही A13 को कोई और पसंद आ रहा है ना। और A14 बोलेगा कि भाई ये भी अप्रोच गलत है, ये भी अप्रोच गलत है, तुम मेरा वाला अप्रोच सीखो, ठीक है। तुमको एकदम कंफ्यूजन की स्टेट में डाल दिया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा जगह ज्वाइन करो ना, जहां पर जरूरी नहीं कि मेरे को ही ज्वाइन करो, जिसको ज्वाइन करना है तुमको कर लो, है ना। वहां पर पेपर भी सेट एक आदमी करे, चेक भी एक आदमी करे, और तुमको जो है डिस्कशन भी जो टेस्ट का है वो एक ही आदमी वही आदमी करे, ठीक है। सर आपके फाउंड नहीं नहीं बेटा, मैं फाउंडेशन कोर्स नहीं करवाता, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स मेरे को बहुत ही फर्जी लगता है। आपका मेंटरशिप सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऑब्वियस सा बात है बेटा, तभी तो इतने सारे प्रॉब्लम है, तभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस चीज को, है ना। चलो आगे बात करते हैं। एक चीज ना यहाँ पर ना पहले समझ लो कि यूपीएससी के कोचिंग बाजार का दिक्कत क्या है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग किसी को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोचिंग नहीं लेना चाहिए इस चीज को के तो मैं सख्त खिलाफ, ऐसा भी कोई जो बोल देता है ना कि कोचिंग वालों को जला देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये फालतू की बातें हैं, है ना। कोचिंग का इंस्टीट्यूट है तभी ना चल रहा है, मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना भी बढ़िया नहीं है ना कि सबको इतना बढ़िया से तैयारी करते, सबकी तैयारी हो जाती है स्कूल में ही या कॉलेज में ही, है ना। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है कोचिंग में जिसको मतलब सीरियसली मतलब रेक्टिफाई करने का जरूरत है। जैसे कि तुम समझो अपना, जैसे तुम आए हो यूपीएससी का कोचिंग करने, ठीक है, खुशी खुशी, तुम पता है कितना स्टेज में कटने वाले तुमको मैं बताता हूँ। पहले तुम जाओगे कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में, मान लो बाजीराव मस्तानी में, तुमको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे यार नाम मत लिखो यहाँ पर, समझ लो, है ना, ठीक है। बाजीराव मस्तानी पे तुम गए, यहाँ पर बेटा तुमने दिए 1.5 लाख रुपए, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स करने के। तुम गए प्रीलिम्स में बैठे, आया तुम्हारा प्रीलिम्स में कितना नंबर, तो प्रीलिम्स में बैठे तुम्हारा आया 55 नंबर, ठीक है। तुमको लगा भाई क्या कमी हो गया मेरे में। तब तुमको एक नया झुंझुना पकड़ाया जाता है जिसको बोलते हैं करंट अफेयर और वैल्यू एडिशन के नाम पे, ठीक है। तुम यहाँ पहुंचे, यहाँ तुमने दिया 40,000 रुपए करंट अफेयर और वैल्यू एडिशन के काम नाम पे। करंट अफेयर से बाबू प्रीलिम्स में गिन के 15 सवाल आ रहा है, क्या उसके चलते तुम फेल हुए हो? वैल्यू एडिशन का काम मेंस में होता है, तुम तो बेटा प्रीलिम्स में ही फेल हो गए ना, तो तुमको 40,000 देने का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है।
अब आगे चलो। अब जैसे ही तुम्हारा मेंस वगैरह सब क्लियर हो गया ना, है ना, उसके बाद मान लो तुम प्रीलिम्स क्लियर कर लिए हो और तुम्हारा एक खराब से स्थिति आ गया, तो तुम पहुंचे फिर पता है पीजन आईएएस पे। पीजन आईएएस पे तुम जाके ना वहां पर लिखना शुरू कर दिए, वहां पर उनकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, 25,000 रुपये यहाँ पर दिए। मतलब मान के चलो कि तुमसे जो है बेटा ये लोग 1 साल से 2 साल के अंदर ना तुमसे 2 लाख रुपए खींच लेंगे। और रहने खाने में तुम्हारा 2 साल में करीब करीब बुरी हालत में 3 लाख रुपए खर्चा हो गया रहेगा। ठीक है, तुम्हारा खर्चा हुआ 5 लाख। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ, इतना सब कोई डालता ही डालता है 5 लाख, है ना। उसके बाद बेटा जैसे ही 2 साल 3 साल में तुमने 5-7 लाख रुपए लगा दिया ना, उसके बाद ना अगला अगला इंडस्ट्री का कहानी जुड़ता है, जिसमें होता है रेंट बचाओ पॉलिसी। तुम रेंट बचाने के लिए ना क्या, स्टार्टिंग में तो तुम आओगे ओआरएन में, उसके बाद शिफ्ट कर जाओगे पटेल नगर में। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट कर जाओगे शादीपुर में। ठीक है, उसके बाद ना तुम्हारे घर वाले तुमको बुला लेंगे घर। और फिर तब तुम एक डफली, अपनी डफली अपनी आग वाली कहानी हो जाएगी, तुम बोलोगे भाई घर से तैयारी नहीं हो रही है। ठीक है, दिक्कत यही हो रहा है ना कि तुमको जानबूझ के ना तुम्हारे आंख के सामने झुंझुना लगवा दिया जा रहा है टेस्ट सीरीज का। तुम्हारे आंख के सामने जबरदस्ती लगाया जा रहा है, क्योंकि आखिर तुमको अगर सही तैयारी का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो तुम उनके पास जाओगे क्यों। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स उनका आउटडेटेड है, कंप्लीशन सिलेबस का करा नहीं रहे, तो इसीलिए एक और नैरेटिव गढ़ दिए हैं कि अगर ये सोचोगे कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे, तो तुम गलत अप्रोच है ये नैरेटिव गढ़ दिए हैं। जबकि ये गलत बात है, जब तक तुम्हारा स्टैटिक सिलेबस, मैं फिर से बता रहा हूँ करंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब तक तुम्हारा स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना बेटा, तुमको ना ज्वाइन नहीं करना चाहिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, तुम असाइनमेंट लिखते चलो, है ना, टॉपिकल टेस्ट सीरीज लिखते चलो, है ना, लेकिन फुल टेस्ट कभी मत लिखना। ठीक है, क्योंकि फुल टेस्ट लिखोगे ना तो तुम्हारा अप्रोच एक बार अगर खराब अप्रोच बन गया, खराब तरीका बन गया, सेट हो गया तुम्हारा कि इस तरह से आंसर लिखते हैं जैसे, फिर तुम वही काम करोगे। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं पता है, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड पकड़ता है और उस पर सब चीज लिख देता है, और नंबर कितना आएगा, यूपीएससी उसको 3 नंबर देगा आउट ऑफ 10, है ना। और हमेशा वो जो है 50-60, मतलब मान के चलो कि 50-60 नंबर से ना वो कट ऑफ को मिस करेगा हर साल, है ना। और उसको लगेगा भाई 50 नंबर से कट ऑफ मिस कर गए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का। ठीक है, तुमको जबरदस्ती मेंटरशिप के नाम पे तुमको ठगने की कोशिश किया जा रहा है, जानबूझ के तुमको जो सो टेस्ट सीरीज पकड़ा दिया जा रहा है, यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता नहीं है। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ना, अगर तुम सोचोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, तो स्टैंडर्ड का पर टॉपिक ना बहुत से बहुत ना 100 क्वेश्चन बन पाएगा, उससे ज्यादा पर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन उनको तुमको क्वेश्चन बना के देना है 10,000, क्योंकि 10,000 नहीं देगा तो तुमको साल भर का कोई 1.5 लाख रुपए क्यों देगा। उनकी भी गलती नहीं है, है ना। गलती है उनकी, लेकिन सही दिशा में वो तो तुमको गाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, सही दिशा में क्यों नहीं गाइड कर रहे। अच्छा हाँ ठीक है, रजनी ने ये सवाल पूछा कि सर तो सही दिशा में क्यों नहीं गाइड करते। सही दिशा में गाइड करेंगे बेटा वो लोग, तो 6 अटेम्प्ट है, वो चाह रहे हैं कि तुम 6 अटेम्प्ट दो, है ना। पर अटेम्प्ट 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, तुम्हारा 6-7 लाख रुपए लेंगे तब ना। एक मान लो 10 लाख लोग तैयारी कर रहा है, एक आदमी से वो लोग 6 लाख लिए, देखो कितना बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है। ये इंडस्ट्री इसलिए तो है, और क्या है। ठीक है, तो बाबू यही सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस सब सारी चीजों को एकमात्र मैं ही मेंटर हूँ जो सॉल्व कर सकता है। बहुत लोग हैं जो ढंग से गाइड करता होगा आप लोग को। मैंने रेड फ्लैग्स बता दिए हैं कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। सेट करो अपना रेड फ्लैग्स के हिसाब से कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है। अगर खुद से भी कर सकते हो तो खुद से भी कर लो। ठीक है, तो बाबू तुम्हारा मेंटर का कहाँ रोल आता है, तुम्हारे ना वैल्यूएशन में रोल आता है। मेंटर तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स नहीं कराएगा, फाउंडेशन कोर्स तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स मतलब कि फाउंडेशन बिल्डिंग जो होता है, लक्ष्मीकांत तुम्हारा मेंटर बैठ के तुमको नहीं पढ़ाएगा। तुम्हारे मेंटर का काम ये है ना, जैसे मान लो कि तुम लक्ष्मीकांत पढ़ने जा रहे हो बाबू, तो तुम्हारा मेंटर का काम ये है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के को पढ़ के आए, है ना, और तुमको हर पार्ट का फिलॉसफी बताए कि आखिर इमरजेंसी लगाने, जैसे मान लो कि इमरजेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इमरजेंसी का प्रोविजन क्यों आया है, उसका फिलॉसफी क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन तैयार करवाएगा वो, तरह से कंक्लूजन तैयार करवाएगा अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। पार्ट 1 में ही जैसे मान लो कि
यूनिटी और इंटीग्रिटी है फिलोसफी इंडिया की, है ना, तो कैसे उसको इंश्योर किया जा रहा है, कैसे उसको सिक्योर किया जा रहा है, इस पर डिस्कशन बोले। ये वैल्यू एडिशन का काम होता है, लेकिन वो ये बताएगा तुमको कि भाई आर्टिकल 1 में ये होता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। ये मेंटर का काम नहीं होता है। ठीक है। तुमको देखो, और एक चीज बता रहा हूँ, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मेंटर के अंदर में सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। साथ ही साथ मेंटर जो है तुम्हारा, वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करेगा। समझे? तो तुम्हारा मेंटर ही तुम्हारा क्वेश्चन बनाएगा, तुम्हारा मेंटर ही तुम्हारा क्वेश्चन को इवेल्युएट करेगा, तुम्हारा मेंटर ही तुम्हारे साथ डिस्कशन करेगा। तो एक तरह से उसको भी पता रहेगा कि कहाँ पर तुम लैग कर रहे हो, तो तुमको बार बार करते रहेगा। इसके चलते चक्कर में तुम्हारा एक पर्सनल कनेक्ट उसके साथ बनता है ना। वो तुमको डिविएट होने नहीं देगा। तुम्हारा मेंटर जो है तुमसे रेगुलरली बात करते रहेगा, फोन पे हमेशा तुम्हारे अवेलेबल रहेगा। अब बहुत लोग नहीं, यूट्यूब में मैं बोल रहा था कि टॉक्सिसिटी फैली हुई है मेंटरशिप के नाम पे, तो यूट्यूब पे लोग गाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एक हम ही है, एक सिर्फ हम अस हैं, हम ही हैं जो तुमको गाइड कर सकते हैं। भैया मेरे, एक बार अपना फोन नंबर तो शेयर कर दो, एक बार अपना फोन नंबर भी तो शेयर कर दो, फोन नंबर शेयर कर दो। बच्चों के गाइड डाउट लिखो ना, इतना बड़ा तुमको जन कल्याण करने का मन है कि तुम सबको जन कल्याण का शौक से तुम आए हो, तो क्यों नहीं अपना फोन नंबर शेयर कर रहे हो? मेंटरशिप का भी यूनिक डायरेक्शन होता है क्या? कभी तुम सुने हो कि सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य थे, सिर्फ गुरु द्रोण थे, वो लेक्चर डिलीवर करते थे और अर्जुन बैठ के खाली सुनते रहता था? ऐसा सुने हो क्या? अर्जुन भी तो क्वेश्चन करता होगा, है ना। तो मेंटरशिप ना बेटा, एक चीज जानो, मेंटरशिप कभी भी ना यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक है। तो तुम्हारा जो है डेविएट तुम नहीं हो पाओगे, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन तुम्हारा होगा। साथ ही साथ तुम्हारा ना जो लाइफ का साइनसोइडल फंक्शन चल रहा है ना, साइन फंक्शन जो है ना, जिसको मैथ्स नहीं हो, साइन फंक्शन इसको बोलते हैं, इस तरह का जो होता है ना फंक्शन, इसको साइन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है ना, तो साइन फंक्शन को खींचोगे तो कुछ बाबू इस तरह से बनता है साइन थीटा। ठीक है। तो मैं इस पार्ट को ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि कभी कभी हो से ऐसा पार्ट होता है ना, जब तुमको लगता है ना कि तुम ही ए आई आर वन मटेरियल हो, होता है ना ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा, है ना, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा, ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा भी होता है। तो तुम्हारे मेंटर का काम है बेटा कि तुमको यहाँ से उठा के वो वापस रियलिटी पे लाए, कि भाई अभी तेरे को बहुत मेहनत करना है ना। और तुम्हारे मेंटर का ये भी काम है ना कि जब तुमको तुम पे भरोसा नहीं होगा, तो वापस तुमको खींच के ले जाए और तुम्हारे लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे। ठीक है। और यही स्टेबिलिटी के लिए ना तुम्हारे मेंटर का काम जरूरी है। ठीक है। साथ ही साथ इतना ही नहीं होगा कि भाई तुमको खाली यूपीएससी के लिए वो गाइड करे, तुम्हारा ना वो प्लान बी भी सिक्योर करे। ठीक है। जैसे बेटा मैंने बता रहा हूँ, मेरे पास जो है, मैंने बोला हुआ था कि अगर यूपीएससी है तो सिर्फ यही यूपीएससी ही तुम्हारे लिए फ्यूचर नहीं है ना, सिर्फ यूपीएससी ही बेटा तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। यूपीएससी अगर मान लो तुम्हारा खुदा न खस्ता नहीं होता है ना, तो उसके अल्टरनेटिव में ना तुम्हारा आरबीआई है, नाबार्ड है ना। अगर तुम मास्टर्स किए हुए हो या फिर इंजीनियर हो तो तुम्हारे लिए सेबी है। ये सब भी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी हैं। सिर्फ यूपीएससी में तुम अपने जीवन की 4-5 साल की एनर्जी लगा के उसके बाद खुद को कहीं का नहीं रखोगे, है ना। नहीं तो फिर अगर तुम यूपीएससी में अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस अच्छा हो चुका है, तो तुम बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स करके कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो, है ना। इंजीनियर हो तो साइबर सिक्योरिटी का कर लो, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग का कर लो। ये सब कोर्स भी करके तुम कॉर्पोरेट में एंटर कर सकते हो। तो तुम्हारा प्लान भी बाबू एक तरह से तुम्हारा मेंटर सिक्योर करेगा, है ना। यही गाइडेंस का काम होता है और कुछ नहीं होता है, समझे। मैं इस पद्धति को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहीं फिर से मैं वही गुरु शिष्य वाली पद्धति आऊंगा, है ना। मैं बदले में एक कुछ नॉमिनल अमाउंट की फीस होगी वो लूंगा, और तुमको गाइड करूंगा। ठीक है। तुम्हारा वैल्यूएशन करवाऊंगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करूंगा तुम्हारा, है ना। तो ये जो काम है ना, ये सारी चीजें मैं दूंगा तुमको बेटा, एज प्रोवाइड करूंगा एज अ मेंटर, है ना। तुम्हारा साथ मैं नहीं छोड़ूंगा इस जर्नी में। ये चीज को तो श्योरिटी मेरी तरफ से रखना ही रखना। ठीक है। तुम मुझसे पूछो कि सर, अब यही बात आता है कि सर आप कैसे मदद करोगे मेरे, है ना। तो देखो, तुमको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ बेटा, फिर से बता रहा हूँ, मैं मेरे पास ज्वाइन करो चाहे किसी के पास भी ज्वाइन करो। ये अभी तक जितना भी लोग मेरे साथ टिके हुए होगा, करीब करीब 75 लोग अभी तक है। चलो थैंक यू। इन 75 लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा बेटा कि अगर तुमको मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है ना, चाहे किसी का भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, यूपीएससी के लिए सही में तैयारी करना है, तो ये बात को गांठ बांध करके रख लो। तुमको ना 700 आवर्स की ना सेल्फ स्टडी चाहिए, जो 50 वीक्स के आसपास मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। 4 वीक मैं इसलिए हटा रहा हूँ ना, एक सेकंड, 4 वीक में मैं हटा दे रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि साल भर में ना 30 दिन ना तुम्हारा तबीयत खराब रहेगा ही रहेगा, है ना। 30 दिन तुम्हारा तबीयत खराब रहेगा, तो वही 4 वीक को मैं करीब करीब हटा दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं। तो 50 वीक में बेटा अगर तुमने 700 आवर्स की
पढ़ाई कर गई ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। बहुत हद तक बढ़ेगा, इसलिए बता क्यों बढ़ेगा। क्योंकि जो 80% लोग हैं ना, टू बी प्रिसाइज 90% लोग जो है ना, वो लोग ना सिर्फ 6 महीने ही तैयारी करते हैं। राउंड द ईयर कोई तैयारी नहीं करता है। 3 महीना प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, है ना, और जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, कुछ छपरी लोग होते हैं जो, है ना, जो केवल यही 3 महीने में पढ़ के निकाल देते हैं, रैंडमली तुक्का मारते हैं, किसी किसी की किस्मत बहुत ज्यादा साथ दे देता है ना, लेकिन मेंस में उनका किस्मत साथ नहीं देता है ना। तो मेंस में के लिए वो 3 महीना पढ़ते हैं। ये 6 महीना पढ़ के ना मैंने आज तक कभी किसी को क्लियर करते हुए नहीं देखा है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट टाइप का चीज है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इन 6 महीना पढ़ के ना मैंने किसी को भी एग्जाम निकालते हुए तो नहीं देखा आज तक। ठीक है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है, शुरू के 2-3 अटेम्प्ट मेरे भी इसी में निकल गए, है ना। इसलिए पता है मेरे को। हम लोग तब तैयारी शुरू करते थे जब मार्केट में तुम्हारा वो कंपाइलेशन आ जाता था, है ना, कि हाँ अब प्रीलिम्स का माहौल बन रहा है। अभी नहीं है, एक 365 करके आता है, जैसे ही 365 आता है तब सब लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इस बार मेरे प्रीलिम्स के मेंटरशिप में थे हैं, उनका सिलेबस कवर हो चुका है सारा। अब वो रिवीजन करना शुरू करने वाले हैं। 10 अप्रैल से ना उनका रिवीजन शुरू हो रहा है। ठीक है, 10 अप्रैल से उनकी रिवीजन शुरू होगी। मतलब एग्जाम में जब करीब करीब 60 दिन बचा रहेगा ना, है ना, तब उनका रिवीजन शुरू हो जाएगा। 60 दिन जो रिवीजन करके जाएगा, सोच रहे हो कितना जबरदस्त परफॉर्म करेगा प्रीलिम्स के दिन। ठीक है, तो उसके लिए मेरा अभी भी फिंगर क्रॉस्ड है ना। और आप लोग भी दुआ करिए कि सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना। ठीक है। अच्छा, तो बेटा, बात होता है कि सर 2025 वाला जो आपका इंटर्नशिप का प्लान है उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें तुमको माइक्रो लेवल पे तुमको वीकली टारगेट दिया जाएगा, मैक्रो लेवल पे तुमको मंथली या बाई मंथली टारगेट दिया जाएगा कि आने वाला 2 महीना में आपका क्या टारगेट होना चाहिए। पीडीएफ जो होंगे शेयर किए जाएंगे, मार्क्ड पीडीएफ वो रहेगा, है ना। साथ ही साथ मेरा एक मैगजीन है एलिक्सर, है ना, वो आपको दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है वो शेयर किया जाएगा, है ना। कंपाइलेशन जो मार्केट के हैं उसको आपको दिया जाएगा ताकि आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फैक्टर है वो सेट हो जाए। आंसर फ्रेमिंग इवेल्युएशन टेस्ट सीरीज के थ्रू दिया जाएगा, है ना। वो टेस्ट सीरीज इस तरह से रहेगा ना, मानो जैसे पॉलिटी कंप्लीट हुआ ना तो उसके पैरेलल मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू आपका कंटेंट बिल्डिंग होती चलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ फिर टेस्ट सीरीज मैं ले लूंगा करंट अफेयर के बेसिस पे, है ना। तो वो चीज हो जाएगा वहां पर। साथ ही साथ मेंस रिलेवेंट वैल्यू एडिशन लेक्चर होगा सारे लेक्चर पे। ठीक है, जैसे मान लो बेटा कि जैसे सोशल इश्यूज हम लोग कर रहे हैं, रीजनलिज्म का क्वेश्चन इशू आ जाता है ना, तो रीजनलिज्म का स्टैटिक पोर्शन तो आपको पता होगा ही, है ना। लेकिन इंटर रीजनलिज्म क्या होता है, इंट्रा रीजनलिज्म क्या होता है, कब किस तरह से तुम्हारा सुपर नेशन का कहानी बन जाता है, कब रीजनलिज्म कंट्री के लिए खतरा होता है, कब रीजनलिज्म का पॉजिटिव साइड क्या है। जैसे मान लो कि केजीएफ एक फिल्म है, बहुत ज्यादा हिट किया है, तो लोकल जो जैसे बॉलीवुड जो है पूरे इंडियन सिनेमा बॉलीवुड डोमिनेट करता है, तो केजीएफ वगैरह के आने से या पुष्पा आरआरआर के आने से जो है तुम्हारा जो है रीजनल सिनेमा भी जो है इंडियन सिनेमा में एक तरह से अपनी भागीदारी मांग रहा है, अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है ना। तो ये भी ना रीजनलिज्म का पार्ट है। रीजनलिज्म के थ्रू आप जो है अपना कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो उसके थ्रू आप बफर को दे सकते हैं अपना, है ना। तो ये जो वैल्यू एडिशन का काम होगा ना, ये लेक्चर के थ्रू होगा, मीन्स रिलेवेंट है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर का आपको कंपाइलेशन दिया जाएगा कि पूरे वीक का या 15 दिन का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे, जो वेरियस पेपर्स होंगे, मैं दिखाऊंगा अभी सब, है ना। साथ ही साथ असाइनमेंट पेपर आपको दिया जाएगा एवरी इंच ऑफ द सिलेबस से। मैं फिर बता रहा हूँ, एक भी सिलेबस के एक भी इंच को ना छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे जो असाइनमेंट है, मेरे असाइनमेंट को ही आप करके चले जाते हैं, मेरे टेस्ट सीरीज को करके चले जाते हैं ना, तो आपका ठीक ठाक हो ये बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, जो 2026 वाले हैं, जो 2026 वाले हैं, हेलो, 2026 वाले कितने लोग हैं। सबको अपना हाथ रेज करना, हैंड रेज करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ठीक है, ठीक है, मैं देख समझ गया। ठीक है बेटा, तो देखो, ये जो मेंटरशिप है ना, जो 2025 टाइप 1 मैंने लिख दिया इसको, है ना, तो ये जो 2025 वाले जो है ना, इनको सब कुछ मिलेगा, बस टेस्ट सीरीज का इवेल्युएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 2026 वाला को रेटिंग थोड़ा और ज्यादा लेना होगा, क्योंकि सिर्फ 15 तुम सोचोगे कि 15 महीना पढ़ के तुम जाके जो अभी बैठे हो 2025 का भी सोच रहे हो, और जो लोग सोच रहे हो कि 15 महीना में करके वो लोग जा सकते हैं, तो वो लोग तो जा सकते हैं। सोच एक बार सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ना खुद को देखो कि आखिर उस फ्रेम में फिट बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। 50-700 घंटे तुम दे पाओगे, उस हिसाब से अगर दे पाओगे तभी 2025 में देना। ऑप्शनल तुम्हारा डिसाइडेड ही नहीं है अभी, और तुम सोचोगे कि जाके मैं 2025 में आके फोड़ दूंगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। इसीलिए स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज का इवेल्युएशन नहीं हो जाएगा, हाँ असाइनमेंट तुमको दिया जाएगा। असाइनमेंट में तुम्हारे क्वेश्चन के नंबर थोड़े ज्यादा होंगे ताकि तुम्हारी कंटेंट बिल्ड हो, है ना। साथ ही साथ तुम्हारे टाइमलाइन को ना 15 महीना की जगह ना इसको बढ़ा के जो है 25 मंथ्स का तुम्हारा
टाइमलाइन दिया जाएगा, तुमको 10 मंथ्स का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैसे पढ़ोगे, तो देखो बेटा तुम्हारे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए ना थोड़ी एक्स्ट्रा तुमको मेहनत करना होगा, है ना। तो लिबर्टी इक्वालिटी, जैसे एरिक लिंडन है, रिसेंटली मैंने ये किताब पढ़ा है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये इस टाइप की किताब तुमको पढ़वाया जाएगा जिसमें GS4 और ऐसे में भी तुम्हारा हेल्प होगा, है ना। तो एक तरह से अगर तुमको पढ़ने में मजा नहीं आता तो इस तरह के छोटे छोटे नॉवेल से ही हम लोग शुरू करेंगे, है ना। ये सब जैसे फिलोसफिकल बुक्स हो जाते हैं वो भी करेंगे, नॉवेल वगैरह भी पढ़ेंगे जो यूपीएससी में तुम्हारा काम आनेगा, ठीक है। तो बोलोगे सर वो सब तो ठीक है, अपना जरा आप दिखाइए कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो देखो बेटा मैं दिखाता हूँ कि मेरा एलेक्सर मैगजीन कैसा होता है। एक सेकेंड। तो बेटा जैसे मान लो असाइनमेंट है कि कौन सी असाइनमेंट दिखाओ बताओ। हिस्ट्री की दिखाऊं, पॉलिटिकल दिखाऊं, ज्योग्राफी दिखाऊं। चलो जो ज्योग्राफी की दिखा दो, चलो 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 ठीक है। ज्योग्राफी का असाइनमेंट दिखा दो। देखो बेटा जैसे मान लो कि ज्योग्राफी का ये असाइनमेंट है ना, तो देखो ये ना इसलिए कंपाइल किया गया है ना कि तुम्हारा कंटेंट बिल्ड हो, ठीक है। कंपाइल भी किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट से भी उठाया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मैंने भी फ्रेम किया यूपीएससी के स्टाइल में ही, है ना। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा इंटीरियर ऑफ अर्थ से एक तरह से तुम्हारा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना 11th के एनसीईआरटी है, वहां से ये सब क्वेश्चन बनाया गया, क्वांटिटेटिव थ्योरी बनाया गया है ना। तो इस प्रकार से देखो बेटा टोटल ना कितना क्वेश्चन है, करीब करीब 90 क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। सेम वही हिस्ट्री में भी उसी सारे दिखा देते चलो मैं वहीं कर दिया। तो हिस्ट्री के, तो देखो हिस्ट्री में भी तुम्हारे आर्ट एंड कल्चर से उठाया गया है जो हमारे जिसमें सारा है मॉडर्न हिस्ट्री टोटल, मतलब इस तरह से तुम्हारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के देखो सब पोस्ट इंडिपेंडेंट सब मिलाते हुए करीब करीब 84 क्वेश्चन है, ठीक है हिस्ट्री के। पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखो, तो पॉलिटी के देखो करीब करीब कितने 87 क्वेश्चन, मतलब मान के चलो कि 100 क्वेश्चन करीब करीब पॉलिटी के भी हैं, है ना। उसके बाद उसके बाद ये देखो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना। देखो यूपीएससी बेटा क्वेश्चन जो उठाएगा तो कहाँ से उठाएगा, तुमको क्या लगता है, कोई कंपाइलेशन से उठाएगा कि गवर्नमेंट सोर्स से उठाएगा। गवर्नमेंट सोर्स से उठाएगा ना, तो वहीं से होगा। जैसे मान लो कि जैसे देखो ये डेफिनेशन में एनिमल में किसको किसको डिफाइन किया जाता है, तो देखो देयर एग्स, उनके एग्स को भी डिफाइन किया जाता है, दिख रहा है। बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड एग्स, उनके एग्स को भी देखो डिफाइन किया जा रहा है। तो ये चीज बेटा तुमको वहीं देखो यहाँ पर देखो, इसमें मान लो एक्स दे देगा, तुम एलिमिनेट में एक्स को भी डिफाइन किया गया, तुम उसको एलिमिनेट करके चले आओगे, है ना। तो इस तरह का कहानी नहीं करना है, तो जब तक तुम गवर्नमेंट सोर्सेज ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तब तक ना इस तरह से नहीं होगा। फिर कौन कौन एनिमल्स जरूरी है पढ़ने के लिए, है ना। तो उसके लिए तुमको एक मिनट देखो यहाँ पर तो लेक्चर में डिस्कशन हो गया। जैसे इतने सारे जानवर हैं तो कौन कौन जानवर इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू के बेसिस पे मतलब किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकता है ना, किसको किसको यूपीएससी उठा सकता है, उस पर हमने काम किया है इस तरह से, है ना। तो मैं जो सोर्स है तो माइंड पीडीएफ मतलब यही हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्ट है ना। तो देखो फॉरेस्ट एक्ट में देखो छोटा सा एक्ट है तुमको पढ़ने का, उसमें भी लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर तुमको हर चीज हटाना है वो मैंने हटा के दिखा दिया है ना। कहाँ कहाँ से स्टेटमेंट यूपीएससी डायरेक्ट उठा सकता है बेटा, उसका डिस्कशन हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एलिक्सर में देखो जैसे कुरुक्षेत्र में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही वैल्यू एडिशन की लेक्चर लिया गया, तो कुरुक्षेत्र में तो देखो कुरुक्षेत्र में यहाँ से लिया गया, मार्क करके लिया गया है ना। और कोई बात नहीं है, तो इस तरह से जो है तुमको जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एलिक्सर ये मे मंथ का मैगजीन है ना। तो ये ना पूरा पूरी तुमको ना दिया जाता है, इसमें ना तुम्हारा क्या होता है कि सेगमेंट वाइज तुमको बांटा गया है, ये तुम्हारी वैल्यू एडिशन का भी काम करेगा, है ना, मेंस के लिए फॉर्मल मटेरियल का भी काम करेगा, ठीक है। तो देखो जैसे इस फॉर्मेट में मैंने बनाया है, जैसे इकोनॉमी में सीबीडीसी आ रहा है तो सीबीडीसी पे क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। आरबीआई जो है सेटल करने का बात किया है, ठीक है। तो ये सब जो तरीके हैं ना, इससे ना बेटा जो फैक्ट चल रहे हैं इंपॉर्टेंट मार्केट में क्या मतलब न्यूज में जो चल रहा है ना, तो वो चीज तुमको दिख जाएगा, दिखने को मिल जाएगा इसमें, है ना। सर ये अरे नहीं ये जो भी मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेगा ना बेटा सब उसको फ्री में मिलेगा, ये मैं क्वालिटी दिखा रहा हूँ, ये इसके लिए तुमको अलग से पे करने का जरूरत नहीं है। अलग से पे करने के इसके बाद अलग से कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, अगर ये कर लेते हो तो ये मतलब 17 पेज में ना तुम्हारा मई मंथ के महीने में जो भी आया है ना करंट अफेयर वो सारा इसमें दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे आजकल यूपीएससी जैसे अवार्ड पे भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, 2021 में पूछा गया है ना, ये अवार्ड पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसमें साथ साथ लिखा हुआ है कि नो पोस्ट फेमस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो मान लो यूपीएससी का स्टेटमेंट देता है कि इट इज ऑल्सो कन्फर्ड पोस्ट फेमस, तो फिर तुम उसको मान के चल सकते हो कि वो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट गलत है ना।
साथ ही साथ तुमको कुछ ना कुछ मंथ का तो होमवर्क दिया जाएगा, जैसे मैपिंग में तुमको लोकेट करने का दिया जाएगा, क्या इसको लोकेट करना है, स्टेट वाइज लोकेट करना है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ू वाला काम होगा, ठीक है। पॉलिटी में जैसे तुमको मेंस के लिए मैंने बोला था कि रिट्स को प्रिपेयर करो, 5 केस प्रिपेयर करो जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए वीडियोस होमवर्क तैयार करना था, मॉडर्न इंडियन आर्ट को, है ना। एनसीईआरटी का सोर्स मैंने दिया है कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको होमवर्क भी दिया जाएगा। एक तरह से ना मैं कह रहा हूँ, अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, जैसे मान लो इस साल के प्रीलिम्स वालों के लिए मैंने क्या किया है, फोमो को बेटा वो मिस नहीं कर जाए ना। इसीलिए ना फोमो को ठीक करने के लिए देखो, जितने भी मार्केट में जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ना, उसको ना मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक है। उनको मैंने कंपाइल कर दिया है, जितने भी मतलब 7-8 बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको मैंने इस 99 पेज में ना कंपाइल कर दिया है, ठीक है। जो और टिक करके दिया है कि भाई ये सवाल बनाना, ये सवाल बनाना, है ना, ये सवाल बनाना, ठीक है। तो एक मेंटर का बेटा काम यही होता है कि तुमको कायदे से सही से गाइड करे। जैसे इस साल इलेक्शन के लिए आरपीए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरपीए के कौन कौन चैप्टर एक पढ़ने हैं तुमको, जो इलेक्शन से रिलेटेड तुम्हारे प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, तो वो चैप्टर मैंने मार्क करके दे दिया है, ठीक है। इस पर मैंने वैसे वैल्यूएशन की क्लास भी दी हुई है ना। तो ये बात है ना। अच्छा, अब एक चीज और जानो, देखो करंट अफेयर में सर कैसे आप देंगे, देखो बेटा करंट अफेयर कैसे दूंगा। जैसे मान लो कि 29 जनवरी का जो था उस वीक का कंपाइलेशन है ये, है ना। तो ये मैंने पूरा कंपाइल करके रखा हुआ है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है आपके किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे ये ऐसे और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। वो मैंने इस तरह से तुमको मार्क करके, जितने भी मतलब उस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस सबको मैंने कंपाइल करके दिया है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। ये सब कुछ आपको इसी प्रोग्राम में मिलेगा। ओवरऑल ना ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर देख लो, जैसे पेपर से न्यूज़पेपर वगैरह से करंट अफेयर दिया जा रहा है ना। तो जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक में क्या क्या लिया गया है, ठीक है, देख लो, एक सेकंड, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है पेपर का, देखो इसी को ना मैं एलेक्सर में मैं इसी को कंपाइल कर देता हूँ, है ना। मैं ओवरऑल तुम्हारा जितना साल का है ना, ये ईयरली कंपाइलेशन है, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, है ना। तो ये ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर में जैसे मान लो कि जीएस पेपर 3 में जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्या आया है, ब्लू बगिंग क्या होता है ना। तो ये सब तुमको जो है ना, अगर तुम पेपर पढ़ते रहोगे तो तुमको मिलते रहेगा। तो अगर ये काम तुम खुद से भी कर सकते हो ना, तो कोई इशू नहीं है, तुम कर सकते हो। मैं फोर्स नहीं करूंगा कि मेरा प्रोग्राम तुम ज्वाइन करो ही करो, है ना, ठीक है। तो ओवरऑल ना ये कंप्लीट पैकेज है जो आपको तैयारी को इफेक्टिवली सेल्फ स्टडी के साथ मेंटरशिप करते हुए आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको, है ना। अगर 15 महीना में आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप 15 महीना अगर रिगरसली आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो आप निश्चित 2025 के देने के लायक हैं। नहीं तो फिर अपने आप को रीओरिएंट करें और 2026 वाला में अगर आपको ज्वाइन करना है तो 2026 वाला ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हो। आशीष बोल रहा है सर इसकी फी क्या होगी, बेटा हम वैसी भी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, सुन लो बेटा। देखो बाबू, मार्केट में ना कोई भी ना फ्री लंच नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे पास या तो दो ऑप्शन है, या तो 2-3 लाख रुपए देके कहीं पर ठग 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 जाओ, जो सो पढ़ो, जैसे जैसे तैयारी करना है करो, वो ऑप्शन है। या फिर मेरे पास तो मेंटरशिप कर सकते हो, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरे मेरे ही मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छा है। एक बार रेड फ्लैग्स को चेक कर लेना, इंडस्ट्री में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं वो प्रॉब्लम उस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ तो नहीं है ना, इसको चेक कर लेना, है ना। फिर उसके बाद मेरा प्रोग्राम को ज्वाइन करना। मैं जानबूझ के मंथली चार्ज लूंगा, देखो 80, जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था उसमें 80% लोगों ने कहा कि सर आप मंथली बेसिस पे चार्ज लो, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि ईयरली बेसिस पे चार्ज करो। तो बेटा मैं मेजोरिटी की बात मानता हूँ, मैं मंथली बेसिस पे लूंगा। मंथली बेसिस में ये होगा ना कि तुम भी मेरी क्वालिटी को देखोगे, पैसे देके मेरे पास फंसोगे नहीं। मान लो मैं एक साथ तुमसे मांग लूं कि भाई मेरे को 50,000 तुम दे दो पूरे प्रोग्राम का, है ना, और बीच में तुमको प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, है ना, तो फिर तुमको पैसे लौटाने की वाली बात आएगी। तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। इससे बेटर है कि तुम मंथली बेसिस पे मेरे को पे करते चलो, है ना, और मैं तुम्हारी तैयारी करवाते चलूंगा। मंथली बेसिस पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 हजार का बर्डन, वैसा भी ज्यादा बर्डन नहीं है, आपके पॉकेट को इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। अभिस्था सिद्धारस्तु, ये मेरा इंस्टीट्यूट का यही लोगो है ना। आप सभी को विशेष जो है वो पूरी हो। अगर आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप निश्चित रूप से इस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग अपना Q&A सेशन शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू। जिनको भी, जो भी यूट्यूब पे देखेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, वो इस नंबर पे कॉल करके अगर कोई डाउट है उनको तो वो डाउट वो मुझसे डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अभी क्यूएनए में चालू करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।